You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will going to change your future. So, hello students, welcome to EduGrown. मेरा नाम है सोनिया सुराना. आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 को, विच इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज 600 BCE टू 600 CE. मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. फर्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा फर्स्ट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, सेकेंड किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेराइड प्रैक्टिसेस, थर्ड सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. महाभारत के बारे में आपको पता ही होगा, बट इसका इन डेप्थ नॉलेज और उस टाइम पे कैसे ग्रुप फॉर्म होते थे, किन कैसे फॉर्म होती थी, उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे. So, there were several changes in economic and political life. मतलब काफ़ी सारे changes चल रहे थे between 600 to 600 CE तक. काफ़ी सारे changes हो रहे थे. एग्रीकल्चर जो था वो एक्सपैंड हो रहा था. एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ तो जो फॉरेस्ट में लोग थे उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा. फॉरेस्ट वाले कहीं और जाके रहने लग गए. वैसे ही क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो थे वो इमर्ज्ड हुए. ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो इमर्ज्ड हुए. बट कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिलेगा कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द पीपल. लाइक उनका जो वेल्थ है, उनके पास जो पैसा रहता है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में, ऑक्यूपेशन के बीच में. हर एक टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी. अगर कोई टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर राजा ने कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया तो उसने अपने थॉट के हिसाब से लिखवाया, या कोई अपनी कुछ राइटिंग पीछे छोड़ के गया तो उसने किस तरह से अपनी लाइफ गुजारी है उसके बारे में वो बताते हैं. तो इस तरह से हर एक टेक्स्ट जो है, हर एक इंस्क्रिप्शन है, वो अलग होता है, अलग लोगों के हिसाब से, अलग सोशल कैटेगरी के हिसाब से. बात करें अगर हम महाभारत की, तो ये जो एपिक है, ये जो स्टोरी है, इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म इनटू ओवर 1 lakh वर्सास एंड डिपिक्शन ऑफ a wide range of social categories and situation. We draw on one of the richest text of the subcontinent. ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक काफ़ी richest टेक्स्ट माना जाता है. Along with that आपको 1 लाख वर्सास इसमें देखने मिलेंगे. It was composed over a period of about 1000 years and some of the stories it contained may have been in circulation even earlier. The central story is about the two sets of warring cousins. Like यहाँ पे आप जो स्टोरी देखते हैं महाभारत की, दो जो भाई हैं, जो दो ग्रुप है भाइयों के, वो लड़ाई लड़ने में आ जाते हैं. लड़ाई किस लिए होती है? जमीन के लिए लड़ाई होती है. ठीक है, ओहदे के लिए लड़ाई होती है. द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स. इस टेक्स्ट में जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके कुछ राइट्स, उनके कुछ ले डाउन किए गए हैं रेगुलेशंस कि उनको किस तरह से काम करना है, उनकी वर्किंग क्या होगी, वो आपको इस टेक्स्ट में देखने मिल जाएगा. Occasionally, the principal character seems to follow these norms. What does conformity with norms and deviations from them signifies? अब ये जो norms और deviations के बीच में जो differences create हो रहे हैं, ये क्या signify करता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. So let's move further. The critical edition of महाभारत. अगर हम महाभारत की बात करें तो 1919 के टाइम में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट VS सुक्तहंकर. तो इनका नाम आपको पता होना ज़रूरी है, ये एक MCQ के फॉर्म में आ सकता है. इन्होंने काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने मिलके काफ़ी सारा काम किया और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपेंड एट दैट टाइम पीरियड. महाभारत के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था वो पता लगाने की लोग कोशिश कर रहे थे. What exactly did this involves? Initially जो टेक्स्ट कलेक्ट किए थे वो संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट में थे, रिटन इन वेराइटी ऑफ स्क्रिप्ट. काफ़ी सारी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग पाली में, संस्कृत में, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे और अलग अलग पार्ट से कलेक्ट किए गए कंट्री के. ये जो पूरी टीम थी ये मेहनत से लग गई थी उनको पता लगाने के लिए कि क्या लिखा है, क्या मतलब है, उसको पता लगाने के लिए. ठीक है, टीम ने वर्क किया और उन्होंने कंपेयर किए काफ़ी सारे वर्सास जो कि मेंशन थे मैन्यूस्क्रिप्ट में. अल्टीमेटली उन्होंने सिलेक्ट किए द वर्सास दैट अपीयर्ड कॉमन टू द मोस्ट वर्जन्स. लाइक जो सबसे ज़्यादा वर्जन्स में लाइक प्रेजेंट थे उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया या उसको उन्होंने सही मान लिया. फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग हैं
10 लोगों में से 7 लोग बोलते हैं कि एक जैसी चीज, 7 लोग एक जैसी चीज बोल रहे हैं, तो उन सातों का प्रिडिक्शन ज्यादा माना उन्होंने, उन सातों का कहना ज्यादा माना एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग 3 पीपल. तो दिस इज हाउ इट वर्क, और दिस इज हाउ वी came with the versas, and these published in several volumes running into over 13,000 pages, like 13,000 pages के उसमें उसको लिखा गया. कम से कम 47 ईयर्स लगे थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. साथ ही साथ काफ़ी सारे कॉमन एलिमेंट्स थे संस्कृत वर्जन के इस स्टोरी को लेके. एविडेंट इन द मेन्यूस्क्रिप्ट फाउंड all over the subcontinent, from Kashmir and Nepal in the north to Kerala and Tamil Nadu in the south. Like हर जगह से इन्होंने manuscripts को उठाया, writings को उठाया, पता लगाने की कोशिश की कि चल क्या रहा था उस टाइम पीरियड पे. Also evident were enormous regional variation in ways in which the text has been transmitted over the century. Like regional variation भी आ जाते हैं, like किसी का कहना कुछ और है, दूसरे इंसान का कहना कुछ और है, तो variations आ रहे थे, place to place differences create हो रहे थे, जिसकी वजह से टेक्स्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता था. अब ये जो वेरिएशन थे दे डॉक्यूमेंटेड इनटू फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस टू द मेन टेक्स्ट. ठीक है, ये उसके फुटनोट बन गए, या एक तरह से आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बन गए. इन सबको मिलाया गया. मोर देन हाफ द 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू दीज वेरिएशंस. मतलब 13,000 पेजेस तो इन वेरिएशन को ही डिवोट किए गए हैं. In a sense, these variations are reflective of a complex process that shaped early and late social histories. Through dialogues between dominant tradition and resilient local ideas and practices, these dialogues are categorized by the movement of conflict as well as consciousness. तो ये जो लाइक आप इनके अगर डायलॉग्स देखेंगे तो काफ़ी सारे डोमिनेंट है, काफ़ी सारे लोकल आइडियाज़ को डिपिक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस को डिपिक्ट करते हैं. Our understanding of these process is derived primarily from the text in the Sanskrit by and for Brahmins. ये जो टेक्स्ट थे इनका, ये जो टेक्स्ट है ये लिखा किसने, ब्राह्मण्स जो थे मेजर पार्ट उसमें प्ले कर रहे थे, उनका एक बड़ा रोल था, उनका एक बड़ा हाथ था, अपन ऐसे बोल सकते हैं. उन्होंने अपने तरह से इसको वेरी करने की कोशिश की. When issues of social histories were explored for the first time by historians in 19th and 20th century, they tend to take these texts at a face value, believing that everything was laid down in these texts were actually practiced. ऐसा माना गया कि जब historians ने इसको लेने की कोशिश करी या उसको समझने की कोशिश की, तो उन्होंने सबको ऐसा मान लिया कि सारा का सारा चीज़ें हुआ होगा. उन्होंने उसको एक्चुअल में मान लिया कि एक्चुअली प्रैक्टिस में लिया गया होगा लोगों से. Subsequently, scholar began studying other traditions. जब उन्होंने दूसरे ट्रेडिशंस पढ़ना चालू किए, पाली में, प्राकृत में, तमिल में जो वर्क थे उन्होंने पढ़ना चालू किए, तो ये जो स्टडी थी ये इंडिकेट कर रही थी एक अलग तरीके का थॉट, एक अलग तरीके का सब्जेक्ट उसने आगे फॉरवर्ड किया. These studies indicated that the idea contained in normative Sanskrit texts were on a whole recognized as authoritative. They were also questioned and occasionally even rejected. It is important to keep in mind as we examine how historians reconstruct social histories. तो अब हमें जानना ज़रूरी है कि historians ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया, जो इतनी पुरानी चीज़ों को कैसे उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की. तो वो जानना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे वो कंक्लूजन पे है कि यही जो चीज़ है यही सही है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो गलत है, वो उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया. Now talking about kinship and marriages, many rules and varied practices. तो अगर अपन kinship की बात करते हैं मतलब आपका एक folk या आपकी एक फैमिली. ठीक है, हम जब kinship की बात करते हैं हम बात करते हैं एक फैमिली के बारे में. मैरिज की बात करते हैं, मैरिज इज इन इंडियन ट्रेडिशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से इवेंट बिटवीन पीपल. तो मैरिजेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी. अगर हम किनशिप की बात करें तो दैट मीन्स कि एक फोक या एक ग्रुप जो साथ में रहता है, वो साथ में क्यों है? बिकॉज उनके फूड के कारण आप बोल सकते हैं, रिसोर्सेज के कारण, उनकी एक्टिविटीज़ के कारण, उनके इंटरेस्ट के कारण दे यूज टू लिव ऑल टुगेदर. सो फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड. ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली है तो हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, हम उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं कि ओके ठीक है सभी के पास है. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of numbers of members, their relationship with one another, as well as the kinds of activities they share. But वहीं अगर आप देखेंगे families को तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं in terms of numbers of members. किसी की फैमिली में ज़्यादा members हैं, किसी की फैमिली में कम members हैं.
वहीं अगर किसी का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है उसकी फैमिली के साथ और वो अलग तरह की एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, सेम एक ऐसी फैमिली है जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी को फॉलो करती है। लाइक अगर हम रिलीजन की भी बात करें तो इफ़ वी सी इंडियंस दे मेक दिवाली, होली, तो उस तरह का उनका एक किनशिप है, उस तरह की उनकी एक फैमिली है। तो वहीं अगर अपन बात करते हैं फैमिली के बारे में तो एक अलग डिस्टिंक्ट फीचर आ जाते हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, अगर अपन सेम फैमिली में लाइक अगर आपकी एक फैमिली है तो आप सेम तरह का फूड खाते हो, रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, साथ में रहते हैं लोग, सेम एक्टिविटीज़ या चलो वर्क परफॉर्म करते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं साथ में। आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो, लाइक अगर फूड साथ में खाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती है बिटवीन द फैमिलीज। Families are usually part of a larger network of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. फैमिली का ऐसे बन रही है एक लार्जर पार्ट से, ठीक है। मतलब अगर आप अपना पूरा का पूरा आप बोलते हैं खानदान, अगर आप पूरा खानदान ले ले, आपके दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी एंड एवरीथिंग, योर कजिन्स, एवरीवन, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आपका किन कहलाएगा, किन फोक, ठीक है। इसको हम किन फोक बोलते हैं। हम बोलते हैं ना ये हमारे रिलेटिव्स हैं, तो दे आर योर किन, उधर से ही आप डिराइव हुए, उधर से ही आप आए हैं कहीं ना कहीं। While familial ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in many different ways. For instance, some societies regard cousin as being blood relation, whereas others they do not. वहीं अगर अपन जैसे इंडियन फैमिली की बात करें, फॉर इंस्टेंस अगर अपन इंडियन फैमिली की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है तो हम बोलते हैं ना कि वी हैव अ सेम ब्लड, हमारे रगों में सेम खून दौड़ रहा है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो वही अगर सेम फैमिली है दैट मीन्स कि आप सेम ब्लड की बात कर रहे हो, बट ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो कजन्स हैं दे आर आर डिफरेंट थिंग, लाइक कजन्स अलग हो जाते हैं, उनके लिए फैमिली दे आर जस्ट फर्स्ट लाइक मदर फादर एंड देन दे रियल ब्रदर एंड सिस्टर, उसी को लोग फैमिली को कंसिडर करते हैं, एज अ फैमिली कंसिडर करते हैं। तो लोग कजिन्स को या दूर के रिलेटिव्स को दे डोंट कंसिडर देम एज देयर फैमिली। अगर अपन बात करें अर्ली सोसाइटी के बारे में तो हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी इजी था एलाइट फैमिली को स्टडी करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ के गए, लाइक यू कैन सी द पैलेसेस, यू कैन सी देयर ऑर्नामेंट्स, you can see the equipments they were using. However, for more difficult to reconstruct the familial relationship of ordinary people, अगर आप ordinary life की बात करो, ordinary people की, जो आपकी normal जनता होती है, उसके बारे में हिस्टोरियंस को पता लगाने में थोड़ा सा इश्यू आया या उनको थोड़ी दिक्कत आई उनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में। Historians also investigate and analyze attitude towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their action, just as actions may have led to change in the attitudes. वहीं अगर अपन बात करें हिस्टोरियंस के बारे में, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश करी कि फैमिली और किनशिप के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहा होगा, किस तरह से लोग मानते होंगे, थॉट प्रोसीजर क्या होंगे लोगों के। Importantly, because they provide an insight into people thinking. क्यों? क्योंकि अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि लोग किस तरह से सोच रहे थे, whether they used to treat their brother and sister as their blood bond or not, है ना। तो वो उस तरह से उनकी क्या थिंकिंग थी, क्या सोचते थे अपने रिलेशंस के बारे में, काफ़ी कुछ उससे आपको प्रिडिक्ट हो जाता है। काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में आपको अपने रिलेशन से ही समझ आता है। अगर आप अपने ही खुद के रिलेशंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, किस तरह से आपकी सोच या आपके थॉट्स बनते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैमिली और द पीपल हुम यू आर क्लोज टू, या आपका किन कैसा सोचता है, तो उस तरह से ही आपकी सोच बनती चली जाती है। द आइडिया ऑफ पेट्रिलिनी, अगर हम बात करें पेट्रिलाइनी के बारे में तो दैट मीन्स कि अगर आप अपने फादर, सन, ग्रैंड सन, लाइक आपका फादर वाला जो लीनेज, जो मेल साइड लीनेज हो जाता है या मेल मेंबर डिसेंट्स हो जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करें। वहीं मैट्रिलिनी जो टर्म है ये यूज किया जाता है फॉर द डिसेंट व्हेन इट इज ट्रेस्ड टू द मदर साइड। अगर आपकी मम्मा की साइड से हम किसी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मैट्रिलिनी, एंड अगर फादर की साइड से बात करते हैं तो वी कॉल इट एज पेट्रिलिनी। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस चेंज्ड? अगर अपन महाभारत एज ए स्टोरी की बात करते हैं तो इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स।
महाभारत की जब आप बात करोगे तो क्या होता है, पावर को लेके, लैंड को लेके लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं दो कजिन्स के बीच में। एक थे कौरव, एक थे पांडव। ये लोग सेम रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, कुरु की, है ना। सेम लाइक एक ही, लाइक आप ऐसे समझ लो कि एक ही दादा है, उनके दादा के दो बेटे हैं, बेटों के बेटे हैं, है ना। तो उनमें से एक का ग्रुप कहलाता था कौरव और दूसरे का ग्रुप कहलाता था पांडवस। और सोचो इन्हीं इतने ही क्लोज रिलेशन के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। अ लीनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास। अल्टीमेटली क्या होता है, जब बैटल एंड होती है तो पांडव जो है वो जीत जाते हैं, वो विक्टोरियस, यू नो, दे विन द बैटल। और उस तरह से उनकी काफ़ी, यू नो, ऐसा बोला जाता है कि गॉड वॉज हेल्पिंग दीज पांडव, एंड अलॉन्ग विद दैट उसकी वजह से वो लोग बैटल को जीत जाते हैं। आफ्टर दैट Patrilineal succession was proclaimed. While Patriline has existed prior to the composition of the epic, the central story of Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. मतलब पहले भी इस तरह से चला रहा था, लाइक अगर फादर है तो उनका कुछ भी है तो दैट यूज टू बिलोंग टू सन, या फिर ग्रैंड फादर है तो फादर को जाता है सन को, ग्रैंड सन को। दिस वॉज द हायरार्की विच वॉज, यू नो, अर्लियर फॉलोड। बट इस स्टोरी से भी सेम कहीं ना कहीं डिपिक्शन होता है कि अगर आपके पापा का कुछ है तो यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू, यू नो, स्टे आफ्टर इट, यू हैव टू कीप, यू नो, वर्किंग फॉर इट। अंडर पेट्रिलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज। जो सन होते हैं, जो किंग होते हैं, दे क्लेम देयर रिसोर्सेज अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। काफ़ी सारी डायनेस्टीज ऐसी हैं जो इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं, उसको प्रेफर करती हैं। Although there were variations in the practices, काफ़ी सारे variations थे। Sometimes there were no son, अगर किसी का कोई, you know, बेटा नहीं है तो उनके ब्रदर उस थ्रोन को ले लेते थे या उसको सक्सीड करते थे, या फिर उनके कोई रिलेटिव जो, यू नो, आसपास के रिलेटिव वो ले लेते थे। समटाइम्स किन्समैन क्लेम्ड द थ्रोन। काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे आपको वुमेन का, यू नो, एम्पावरमेंट देखने मिलेगा, या उन्होंने एक, यू नो, एक लेडी फिगर आपको देखने मिले जिन्होंने, यू नो, थ्रोन को कैप्चर किया हो। तो बेसिकली इसी तरह से चलता आता था। पेट्रिनिकली की अगर अपन बात करें तो जो रिसोर्सेज थे वो बेसिकली फादर से सन को जाते थे, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस वाज द थिंग, लाइक जो मेल मेंबर या मेल साइड होती थी, दे यूज टू बी द पावरफुल वन, दे यूज टू, यू नो, अपहोल्ड और कैप्चर द रिसोर्सेज, एंड अलॉन्ग विद दैट दे यूज टू वर्क। सिर्फ काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे प्रभावती गुप्ता का हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि उनको रिसोर्स दे दिए गए थे, उनको, यू नो, रिसोर्स मिले थे, बट उसका भी पता नहीं है कि वेदर शी वॉज, यू नो, हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। उनको उनके फादर के साइड से मिले थे, हस्बैंड के साइड से मिले थे, तो दैट वॉज स्टिल अ क्वेश्चन विच इज डिबेटेड वेरी ऑफन। द कंसर्न विद पेट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज। इट इज एविडेंट इन मंत्रास एंड रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा। ये लाइक कोई नया या यूनिक कंसेप्ट नहीं है। आप इसको ऋग्वेदा भी अगर आप देखते हैं तो उसमें ये ऑलरेडी गिवन कंसेप्ट है। दिस इज अ समथिंग विच इज फॉलोड बाय most of the people. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmins. ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि जो एटीट्यूड था लोगों का, ये वेल्दी मैन जो थे या जो ब्राह्मण्स कास्ट थी, ये उसको फॉलो करते थे कि जो भी भाई पिता का है वो पुत्र का है। इस तरह से उनका कंसेप्ट चलता था। नाउ कमिंग टू रूल्स ऑफ मैरिज। वहीं अगर अपन बात करें रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में तो अब अपन लड़कियों की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं। तो मोस्टली जो सन का, यू नो, स्टेटस था सोसाइटी में, वो ऐसा माना जाता था कि जो फादर का है दैट बिलोंग्स टू सन, एंड दिस इज द थिंग, या दिस इज हाउ द फैमिली कंटिन्यूज। बेटी को थोड़ा सा, या यू नो, लड़कियों को थोड़ा सा डिफरेंटली लिया जाता था। डॉटर्स वर ट्रीटेड ऑन अ डिफरेंट फ्रेम। ऐसा बोलते थे कि भाई जो डॉटर है वो किसी और को बिलोंग करती है, आप बस उसको पालते हो एक टाइम तक, और एक सही टाइम आने पे आप उसकी शादी करते हो, एंड शी मूव टू अ डिफरेंट हाउस एंड लिव ओवर देयर। तो कहीं ना कहीं डॉटर्स को नहीं दिया जाते थे रिसोर्सेज, जो फैमिली के रिसोर्सेज थे, दे कम्प्लीटली यूज टू बिलोंग टू द सन एंड दे डजंट बिलोंग टू द डॉटर। तो इस तरह की थॉट थी इंडियन सोसाइटी में। While sons were important for the continuity of the patrilineages, daughters were viewed rather differently within this framework. They had no claim to the resources of the household. ठीक है, उनको हाउसहोल्ड रिसोर्सेज में कुछ क्लेम नहीं दिया जाता था। एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू द फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। मतलब अपनी किन से, अपनी फोक से, अपनी फैमिली से बाहर उनकी शादी करवाई जाती थी। आप देखेंगे कि कजन्स या
विद इन द फैमिली उनकी शादी नहीं होती थी, उनकी शादी बाहर किसी दूसरी किन में करवाई जाती थी। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को नाम दिया गया है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मतलब कि बाहर आप उनकी शादी करवाओ, मैरिंग आउटसाइड। ठीक है, तो जो लड़कियां रहती थी मीन्स दैट द लाइव्स ऑफ द यंग गर्ल्स एंड वुमेन बिलोंगिंग टू द फैमिली दैट क्लेम हाई स्टेटस वर ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू इंश्योर दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। ऐसा देखा जाता था कि जो लड़की है उसकी सही टाइम पे शादी हो, सही फैमिली में हो और सही इंसान से हो। जो फादर की ड्यूटी होती थी दैट वाज टू बी ही यूज्ड टू डू द कन्यादान ऑफ हर डॉटर, and this gave rise to the belief that kanyadan or the gift of daughter in the marriage was important religious duty of father। ऐसा बोलते थे कि भाई अगर सही टाइम पे अपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो दिस वाज द ड्यूटी, लाइक ये फादर की ड्यूटी रहती थी कि आपको सही टाइम पे सही इंसान से अपनी डॉटर की मैरिज करवानी है। With the emergence of new towns, social life became more complex. People from near and far met to buy and sell their products and share ideas in the urban milieu। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाउन्स जैसे जैसे नई चीज़ें आती गई वैसे वैसे लोगों के थॉट्स चेंज होते गए, है ना, लाइफ अलग होती गई, थॉट्स चेंज होते गए। जो लोग थे अलग अलग जगहों से आते थे, वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने आइडियाज शेयर करते थे इन द अर्बन सोसाइटी। दिस में हैव लीड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ द अर्लियर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो अब एक क्वेश्चन उठ जाता है पुराने बिलीफ और पुराने प्रैक्टिसेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स तो रूल्स रेगुलेशंस लिख के गए थे पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए, बट सोसाइटी वाज इनटू अ डिफरेंट मोड। तो उस टाइम पीरियड पे क्या, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। Faced with this challenge, the Brahmins responded by laying down codes of social behavior in great details। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस थे, वो उन्होंने लिखने चालू किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से काम काज होना चाहिए, किस तरह से लोगों को रखना चाहिए, कैसी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ब्राह्मण्स ने लिखना चालू किया। They were meant to be followed by Brahmins in particular and rest of the society in general। ब्राह्मण्स तो इन पर्टिकुलरली उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। अगर आप ब्राह्मण्स फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपको तो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट जो सोसाइटी है, बाकी की पूरी सोसाइटी है, वो भी उसको फॉलो कर सकती है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो वो कर सकती है। ये जो टेक्स्ट था ये कंपाइल किया गया संस्कृत टेक्स्ट में, नोन एज धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र। ये आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो ब्राह्मण्स ने रूल्स रेगुलेशंस ले डाउन किए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लिखे थे ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल, इनको कंपाइल किया जाता है ना, इनको आगे लिखा जाता है और इनको कंपाइल किया जाता है संस्कृत में, और उसको हम बोलते हैं धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र। तो ये आपको पता होना यहाँ पे ज़रूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सच वर्क्स द मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन circa 200 BCE and 200 CE। तो इस टाइम पीरियड के बीच में मनुस्मृति भी आती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं। While the Brahmins, authors of these texts, claim that their point of view had universal validity। ठीक है, मतलब ब्राह्मण्स ये बोलते हैं कि जो उन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर एक इंसान इसको फॉलो करे, हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल है, अप्लाइड है हर एक इंसान के ऊपर। एंड दैट व्हाट दे प्रिस्क्राइब हैड टू बी ओबेड बाय एवरीबडी। इट इज लाइकली अ सोशल रिलेशन वे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। इट इज लाइकली दैट द रियल सोशल रिलेशंस वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। ब्राह्मण्स ने तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए, सेकेंडली उन्होंने बोला सबको ये चीज़ फॉलो करना ज़रूरी है, सबको ये ओबे करना ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वहीं अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। सोशल रिलेशनशिप इतने ईजी नहीं होते हैं कि आपने अगर कुछ लिख दिया तो सेम तरह से फॉलो किए जाएंगे। लोग हैं, लोगों की साइकोलॉजी अलग है, थिंकिंग अलग है, काम करने का नज़रिया अलग है, तो इस वजह से जो क्लैशेस हैं वो आते हैं। अगर आपने कुछ लिख दिया और आप बोलो कि हर एक इंसान इसी तरह से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, डेली इतने बजे उठना है, सोना है, ये करना है, वो करना है, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। लोगों की थॉट्स अलग है, थिंकिंग अलग है, तो उस वजह से आपको डाइवर्सिटी या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। Beside given the regional diversity within the subcontinent and difficulties of communication, the influence of Brahmins was by no means all pervasive.
What is interesting is that Dharma Sutra and Dharma Shastra recognized as many as 8 forms of marriages. One of these, the first 4 were considered as good, while the remaining were condemned. It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahminical norms. सो बेसिकली जो भी 8 फॉर्म्स लिखे गए हैं, मतलब धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रास को आप पढ़ेंगे तो इसमें 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस बताए गए हैं. उनमें से 4 ऐसे बोले जाते हैं कि ये तो बेस्ट है, लाइक अगर आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो दे आर दी बेस्ट गिवन थिंग ऑन दिस प्लानट, इस तरह से आप समझ लीजिए. और बाकी 4 और दिए हैं जिन्हें वो इतना अच्छा नहीं मानते हैं. तो बेसिकली ये लोग ऐसे बोलते थे कि जो ब्राह्मण वाले जो ग्रुप है या उसका जो फॉलो कर रहा है वो उन 4 को प्रैक्टिस करता था और बाकी के जो लोग थे वो नॉन ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जो थे वो उनको फॉलो करते थे. लाइक जो बाकी के रिमेनिंग 4 थे वो उनको फॉलो करते थे. तो इस तरह से लोगों का मानना था. द गोत्रा ऑफ वुमेन. तो अगर हम इन जनरल गोत्र के बारे में बात करें तो दैट मीन्स कि भाई आपकी लीनेज क्या है या आपके डिसेंडेंट कौन है, आपके पूर्वज कौन है, तो उस तरह से आपकी गोत्र फाइंड की जाती है. बेसिकली लड़कियों के गोत्र जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था. वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 100 BCE onwards was to classify people in terms of गोत्र, मतलब वो गोत्र की तरह से क्लासीफाई करने की कोशिश करते थे. वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड आइडेंटिफाइंग द गोत्र वॉज दैट की इलनेस खत्म हो जाती है. कहीं ना कहीं अगर आप सेम फैमिली से चले आ रहे हैं और उसी फैमिली में आप मैरी करते हैं या शादी करते हैं तो अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है उस फैमिली में तो वो आप कैरी करते चले जाएंगे इन योर अपकमिंग जनरेशंस. बट अगर आप डिफरेंट गोत्र या डिफरेंट उसमें शादी करते हैं, लीनेज में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके खत्म होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो इस तरह से लोगों का मानना है, सोचना है. ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीड एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज डिसेंट. जो सेम गोत्र, लाइक अगर सेम गोत्र से आ रहे हैं मतलब कि वो सेम लीनेज या सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस तरह से बोला जाता था. 2 रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. वुमेन जो थी, जो लड़कियां होती थी, उनको अपने फादर की गोत्र को हटाना है और सेकेंड वो अपने हस्बैंड की गोत्र को एक्सेप्ट करती हैं आफ्टर द मैरिज. तो सेम वॉज गिवन ओवर हेयर. 2 रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. Women were particularly expected to give up their father's gotra and adopted that of their husband on marriage. And members of the same gotra could not marry. As I have mentioned you कि same गोत्र के जो लोग हैं वो शादी नहीं करते थे and उनके खुद के कुछ perspective रहे थे. But right now we follow this concept क्योंकि अगर same उसमें आप शादी करेंगे तो the chances of illness or disease could have increased. One way to find out whether this was commonly followed is to consider the name of men and women which were sometimes derived from गोत्र name. अगर आपको ये इसको पढ़ना था या जब हिस्टोरियंस ने उसको पढ़ा तो उन्होंने पता कैसे लगाया, उन्होंने नाम पढ़ने की कोशिश की. उन्होंने देखा कि किसके नाम फॉलो हो रहे हैं, किनके नाम सेम गोत्र से डिराइव्ड हैं. These names are available for powerful ruling lineages such as Satavahanas who ruled over part of Western India and Deccan. ठीक है, अगर हम नेम की बात करें तो कुछ पावरफुल रूलिंग लिनेजेस के बारे में, जैसे कि सतावाहानास. ठीक है, इन्होंने कहाँ पे रूल किया है? वेस्टर्न इंडिया में रूल किया है और इन्होंने डेक्कन में रूल किया था. Several of their inscriptions have been recovered which allow historians to trace family ties including marriages. काफ़ी सारे उनके इंस्क्रिप्शंस को रिकवर किया गया, उससे उनकी फैमिली टाइज के बारे में पता चलता है, उनकी मैरिजेस के बारे में पता चलता है. सम ऑफ द सतावना रूलर्स वर पॉलीजीनियस, मतलब उनकी एक से ज़्यादा वाइफ हुआ करती थी, ऐसा बोला जाता है. In examinations of the name of women who married Satavahana rulers indicate that many of them had names derived from gotra such as Gotama and Vasistha, their father गोत्र. ठीक है, तो काफ़ी सारे जब नेम को एग्जामिन किया गया, उनको पता लगाया, देखने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि द वुमेन हु मैरिड सतावना रूलर इंडिकेट दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम डिराइव फ्रॉम गोत्र. उनके फादर की गोत्र से उनके नाम डिराइव थे, जैसे कि गोतामा एंड वैसिस्था. ठीक है, तो इनके फादर की गोत्र होती थी जिनसे पता चलता है कि ओके दे हैव कम फ्रॉम अ डिफरेंट गोत्र और फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली. They evidently retained their names instead of adopting name derived from their husband गोत्र. मतलब वो अपने खुद के नाम को ही कंटिन्यू करते थे. अभी आज के टाइम में तो नाम आप चेंज कर लेते हो, आप देखोगे कि नाम चेंज हो जाते हैं, बट अर्लियर दे यूज्ड टू कीप देयर ओन सरनेम, देयर ओन नेम, जिसकी वजह से पता चलता था कि किस
फैमिली से वो लोग आए हैं, किस फैमिली को वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, and they were required to do according to the Brahminical rules. What is also apparent is that some of these women belong to the same गोत्र. आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी जो women है ये same गोत्र को belong करती थी. As is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy recommended in Brahminical text, like more than one marriage, जो कि outside the marriage, marrying outside the marriage, वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा. In fact, it exemplified an alternative practice, that of endogamy or marriage within the kin group. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडो की, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी. एक्सो मीन्स आउटसाइड द ग्रुप, endo means within the kin or within the family, within the group, which was prevalent among several communities in South India. Such marriages among king folk ensured a close knit community. ठीक है, तो इस तरह से अगर मैरिज हो रही है, इस तरह की अगर कोई मैरिज हो रही है तो वो एक क्लोज रिलेशन बताता है बिटवीन द कम्युनिटी. इट इज लाइकली दैट देयर वर वेरिएशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एज वेल, बट येट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट स्पेसिफिक डिटेल. मतलब काफ़ी ये तो पता है कि भाई अलग अलग रहे होंगे, जब इतना बड़ा कंट्री है, इतना सारे लोग रहे हैं उधर पे, तो अलग अलग थॉट्स रहे होंगे. हो सकता है कि कोई लोग उसको अच्छे से मानते हो सकता है कोई लोग बिल्कुल ही नहीं मानते हो, तो अलग अलग थॉट रहे हैं. सबको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं लोग, सबकी डिटेल्स नहीं पता लगा पाए हैं. तो देयर आर सर्टन थिंग्स, देयर आर सर्टन फैक्टर्स, सर्टन ग्रुप्स जिनकी डिटेल्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो पाई है. नाउ अब मदर्स का क्या रोल था और मदर्स इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, उनका क्या रोल हुआ करता था, उसके बारे में हम देखेंगे. वी हैव सीन सतावनाहा's ruler were identified through metronymius name derived from that of mother. वो अपना नाम किस बेसिस पर रखते थे, उनकी मदर के नाम पे उनके नाम चले आते थे. Although this may suggest that mother were important, we need to be cautious before we derive at any conclusion. Like हमें ये तो पता है कि मदर जो थी वो important थी, बट किसी भी conclusion पे आने के पहले, किसी भी लास्ट वर्डिक्ट पे आने के पहले आपको पता होना चाहिए कि whether that thing was true or not. In the case of Satavanahas, we note that the succession to be thrown was generally patrilineal. ठीक है, अगर हम देखेंगे उनका सक्सेशन तो वो फादर की साइड से दिखाया जाता है. ठीक है, फादर की साइड से ही उनकी थ्रोन चली आती है, बट द नेम इट वॉज समवॉट डिराइव फ्रॉम द मदर पार्ट. इस तरह से ऐसे कंक्लूड किया जाता है. Now coming to the social difference within and beyond the framework of caste. अलग अलग कास्ट थी. सबसे हाई आते हैं आपके ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट उसमें आ जाते हैं. देन कम द क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स कहलाते हैं. वैश्यस जो कि आपके फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, मर्चेंट हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, और सबसे एंड में आते हैं शूद्रास जो सबके लिए एज अ सर्वेंट या एज अ लेबर दे वर्क. तो इस तरह से एक ये आप जो पिरामिड देख सकते हैं, इस तरह से जो डिफरेंसेस था वो क्रिएट हुआ था सोसाइटी में. यू माइट बी फेमिलियर विद द टर्म कास्ट. अगर अपन कास्ट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज, कि इस तरह से कास्ट है, इस तरह से कैटेगरी है जो बिलोंग है, और इस तरह से आपको फॉलो अप करना है. द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र. लाइक एक प्रॉपर उनका कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस जो है वो गिवन है धर्मशास्त्र में और धर्म सूत्रास में. ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊंची पोजीशन पे आते हैं, उनको लाइक सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है इन दिस पर्टिकुलर पिरामिड. वॉज डिवाइनली ordained with playing groups classified as शूद्र एंड अनटचेबल एट वेरी बॉटम. वाइल वहीं अगर अपन बात करें शूद्रास के बारे में तो उनको अनटचेबल बोला जाता था, लाइक आप उनको टच नहीं कर सकते हैं. दे वर टर्म्ड एज polluted peoples. इस तरह से उनको बोला जाता था, और उनका सबसे लो ऑर्डर था इफ वी स्टडी दिस पिरामिड. Positions within the order were supposedly determined by the birth. अब ये पोजीशन कैसे मिलती है, आप कौन सी फैमिली में पैदा हुए हैं उस तरह से आपको ये पोजीशन मिलेगी. अगर आप ब्राह्मण्स की फैमिली में पैदा हुए तो यू विल बी रैंक्ड एज फर्स्ट. क्षत्रिय या किंग की फैमिली में तो यू विल बी टर्म्ड एज वॉरियर्स, देन वैश्यास, देन शूद्रास. तो आपका बर्थ किस फैमिली में हुआ है उस तरह से आप सोसाइटी में एक पोजीशन होल्ड करेंगे. द राइट ऑक्यूपेशन. Dharmasutras and Dharmashastra also contain rules about the ideal occupations of the four categories of varnas. अगर अपन वर्ना सिस्टम की बात करें तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में बताया गया है कि मेन क्या ऑक्यूपेशन है और उनका क्या काम रहता है. अगर ये अपन चारों कैटेगरीज को देखें तो ब्राह्मण्स का काम यही है कि भाई आप टीच करेंगे, यू आर गोइंग टू टीच द वेदा.
कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, ये सब ब्राह्मण्स टीच करते थे। क्षत्रियों की अगर आप बात करोगे तो दे यूज टू गो फॉर दी वॉर, है ना, लड़ाई लड़ने के लिए जाना, कंट्री को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, वो क्षत्रिय का काम होता था। वहीं वैश्यास की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर की तरफ थे, ट्रेड की तरफ थे, ठीक है, कि सोसाइटी में खाना रहे, भरपूर रहे, उस तरफ उनका ध्यान रहता था। एंड शूद्रास ये ऊपर की 3 कैटेगरीज को सर्व करते थे। इनका मेन काम ये था कि देखना कि तीनों की तीनों कैटेगरीज जो हैं वो प्रॉपरली फुलफिल, मतलब उनके लिए वो प्रॉपर उनकी सेवा, उनका सर्वेंट वाला जो कर्तव्य वो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लाइक टॉयलेट क्लीन करना हो गया, या डेड बॉडीज उठाना, ये सारा शूद्रस का काम था। सो लेट मी रीड इट फॉर यू। द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्र also contained rules about the ideal occupations of the 4 categories or varnas। चारों कैटेगरीज के ऑक्यूपेशन कि क्या काम काज करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पे वो मेंशन करता है। ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी द वेदास। ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं? वेदास स्टडी कर रहे हैं। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, लाइक जो भी रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करने का काम भी ब्राह्मण्स का था। एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, ये क्या करते थे? इनको गिफ्ट्स मिलते थे। लाइक अगर क्षत्रिय है या किंग्स हैं तो वो उनको गिफ्ट्स भेजते थे, वैश्यास हैं वो उनको गिफ्ट्स भेजते थे, तो दे यूज टू रिसीव द गिफ्ट्स। कमिंग टू द सेकेंड वन, क्षत्रिय। क्षत्रियों का क्या काम होता था? वॉर लड़ने जाना, ठीक है, वो अपने पीपल को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, लाइक अपने आसपास के लोगों को उनको प्रोटेक्ट करते थे, ये क्षत्रियों का काम था। वेदा की स्टडी करते थे लोग, ब्राह्मण्स लाइक इनके गुरु होते थे और ये इनसे वेद के बारे में सीखते थे कि क्या लिखा है वेदों में, ग्रंथों में क्या लिखा है। एंड गेट सेक्रीफाइस्ड, परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट्स, लाइक और जो भी सेक्रीफाइस या जो रिचुअल्स थे उसको ये लोग परफॉर्म करते थे। एंड दे यूज टू गिव अवे द गिफ्ट्स, है ना, टू द ब्राह्मण्स। थर्ड ऑक्यूपेशन अगर अपन बात करें वैश्यास के बारे में, तो ये इनका मेन काम था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पेस्टोरलिज्म से रिलेटेड एंड ट्रेड से रिलेटेड। ये 3 काम वैश्यास को दिया था। कमिंग टू द लास्ट वन विच वॉज शूद्रा, तो ये जो थे दे वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन, सिर्फ एक ऑक्यूपेशन इनको दिया था, दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्नास। जो ऊपर के 3 वर्नास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, इनको सर्व करना काम था शूद्रास का। द ब्राह्मण्स इवोल्व 2 or 3 स्ट्रैटेजीज फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स, ठीक है, उन्होंने 2 या 3 स्ट्रैटेजीज बनाई थी ताकि वो इन नॉर्म्स को इन्फोर्स कर सके, पुट कर सकें, आगे पुट फोर्थ कर सके। वन एज वी हैव जस्ट सीन was to assert that Varna order was of a defined origin, ठीक है, लाइक ऐसा बोला जाता था कि ऑटोमेटिकली बन के आया और उसको यू हैव टू फॉलो, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, दे एडवाइज्ड किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। किंग को ये जो रूल्स रेगुलेशंस थे, ये ऐसे किंग को एडवाइस करते थे कि यू हैव टू फॉलो द किंग। जो किंग होते थे तो उनके कुछ प्रीस्ट होते थे या उनके पंडित होते थे, तो वो बताते थे कि इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस आपके किंगडम में फॉलो होने चाहिए ताकि आपका बेटरमेंट हो, आपके किंगडम का बेटरमेंट हो, वो उससे रिलेटेड है। एंड थर्ड, दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ठीक है, और वो इन रूल्स रेगुलेशंस में ऐसा था, नॉर्म्स में ऐसा था कि आपका जो स्टेटस है आपका बर्थ डिपेंड करेगा, अपने अच्छे कर्म के, आप अच्छे फैमिली में पैदा हो गया एंड अकॉर्डिंगली आपका पोजिशन रहेगा सोसाइटी में। अपने अच्छे कर्म नहीं कि आप लोअर कास्ट में पैदा हो गए और उस तरह से आपका एक पोजीशन होल्ड होगा सोसाइटी में। सो प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय द स्टोरीज टोल्ड इन महाभारत एंड अदर टेक्स्ट। नाउ कमिंग टू नॉन क्षत्रिय किंग, शास्त्रों के हिसाब से या ब्राह्मण्स के हिसाब से क्या ऑर्डर फॉलो होना चाहिए था कि जो क्षत्रिय है वही हमेशा किंग में जाएंगे, वही हमेशा वॉर के लिए जाएंगे। बट अगर आप एक नज़र डालेंगे पुराने रूलिंग लीनेजेस में, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे जो लोग थे, काफ़ी सारे जो किंग थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग नहीं करते थे, है ना, वो आउट ऑफ नोवेयर वो कहीं ना कहीं किंग बन गए, उनको किंग बना दिया गया। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स। हाउएवर सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनेजेस probably had different origins, उनका origin जो था वो काफ़ी different sense में हुआ था। The social background of Mauryas who ruled over a large empire has been wholly debated, ठीक है, जो अगर अपन बात करें मौर्यास के बारे में, अशोका, इनके बारे में जब अपन ने देखा था,
तो उनका बैकग्राउंड अभी तक क्लियर नहीं है कि किस जगह से वो बिलोंग करते थे. While later Buddhist texts suggest that they were Kshatriya, Brahmanical texts describe them as of low origin. Buddhist text बोलते हैं कि वो क्षत्रिय थे. जो मौर्यास थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं कि वो लोग क्षत्रिय कैटेगरी को बिलोंग करते थे. वहीं अगर आप ब्राह्मण्स का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे उनके बारे में मेंशन है कि ये लोग लो ओरिजिन के लोग थे, लो ओरिजिन से ये लोग उठ के आए थे. तो स्टिल ये अभी तक डिबेटेड है. देयर इज नो पर्टिकुलर एविडेंस जो उसको प्रूव कर सके. The Sungas and Kanvas, the immediate successors of Mauryas were Brahmins. ठीक है, अब अगर आप सुंगास या कानवास की बात करते हैं तो ये लोग तो ब्राह्मण्स थे. In fact, political power were effectively open to anyone who could muster support and resources and rarely depend on the birth of Kshatriya. अगर वहीं अपन पॉलिटिकल पावर की बात करें, अगर ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल फैमिली को ही कोई बिलोंग करता हो तो ही वो जाके थ्रोन पे बैठ पाए या उसको ही सारा शासन मिल जाए, वैसा कुछ नहीं था. बेसिकली इसमें ऐसा रहता था कि अगर आप में उतना कैलिबर है, आप अगर उतना कर सकते हो तो आप जाके उस थ्रोन को ले सकते हो. आप अगर आपके पास सपोर्ट है, आप उसको एक्वायर या कैप्चर करने की हिम्मत रखते हो तो यू कैन बी दी किंग, यू कैन टेक द पोजिशन ऑफ द किंग. तो इस तरह से बोला जाता था. अब नाउ अदर रूलर्स सच एज साकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड मिलाचस barbarians or outsides by the Brahmins. ठीक है. तो however, one of the earliest inscriptions in Sanskrit describe how Rudraman, the best known Saka ruler, rebuilt Sudarshana Lake. जो अगर अपन बात करें संस्कृत उसकी टेक्स्ट की इंस्क्रिप्शन की बात करें तो उसमें रुद्रमन के बारे में मेंशन किया गया है. ये साका रूलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, रूलर था, जिन्होंने बिल्ड किया था सुदर्शना लेक को. उन्होंने रीबिल्ड किया था उसको, लाइक वो टूट गई होगी या डिस्ट्रॉय हो गई तो उन्होंने उसको वापस से रीबिल्ड किया. दिस सजेस्ट दैट पावरफुल मिलाचेस वर फेमिलियर विद सांस्कृतिक ट्रेडिशन. ठीक है, उनको पता था कि संस्कृत ट्रेडिशन में क्या चलते आ रहा है. इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सतावनहा डायनेस्टी, गौतमीपुत्र सिरी सताकनी, claimed to be both a unique Brahman and a destroyer of pride of Kshatriya. Let me repeat. जो बेस्ट नोन रूलर हैं सतावना डायनेस्टी के, गौतमी पुत्र सिरी सताकनी, ये जो रूलर हैं इनको ऐसा बोला जाता है कि ये एक यूनिक ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय किया है ना. जो वॉरियर्स थे उनका प्राइड उन्होंने डिस्ट्रॉय किया. He also claimed to have ensured that there were no intermarriage among members of the four Varnas. उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखा कि जो फोर वर्णास हैं इनके बीच में इंटर मैरिजेस ना हो. एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किन ऑफ रुद्रमन. ठीक है, ये रुद्रमन के ही किन में उन्होंने शादी कर ली. एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. मतलब ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि किस किन से किसने शादी किया या किस तरह से उनका मैरिज प्रपोजल आगे बढ़ा. तो दैट वॉज स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक. The Satavahanas claim to be Brahmins. Satavahanas अपने आप को ब्राह्मण्स बोलते हैं. Whereas according to Brahmins, king ought to have to be Kshatriya. अगर आप ब्राह्मण्स को देखेंगे तो ब्राह्मण्स क्या बोलते हैं कि आपको क्षत्रिय होना जरूरी है अगर आपको किंग बनना है. तो सतावनास ब्राह्मण थे. ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको किंग बनना है तो आपको क्षत्रिय वाली फैमिली में born and brought होना चाहिए. They claim to uphold the fourfold Varna order, but enter into marriage alliance within people who were supposed to be excluded from the system. And as we have seen, they practiced endogamy instead of exogamy system recommended in Brahmanical text. जैसे कि Brahmanical text में बोला जाता था कि within the system आपको follow करना है, but इन्होंने outside the system जाके चीज़ों को follow किया, marriage practices को उन्होंने follow किया. Now coming to जाति एंड सोशल मोबिलिटी. अगर अपन जाति की बात करें तो ये सोशल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि भाई किस जाति को आप बिलोंग करते हो, किस सोशल कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो. और अलॉन्ग विद दैट लोग ऐसा बोलते थे कि जाति जो है वो भी बर्थ के ऊपर बेस्ड है कि भाई आप किस फैमिली में आपने बर्थ लिया है उस फैमिली की ही आपकी जाति हो जाती है. सो दीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म यूज्ड इन द टेक्स्ट to refer to social category jati. The Brahmanical theory jati like varna was based on the birth. जो जैसे वर्ना birth के ऊपर based है वैसे ही
जाति भी जो है वो आपकी बर्थ के ऊपर बेस्ड होती है. However, while the number of varna was fixed at 4, varna was fixed at 4, पर जाति पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. वरना जो अपन ने चार सिस्टम देखे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, बट जाति का कुछ ऐसा फिक्सेशन नहीं था या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. काफी सारी जाति जो थी वो इवोल्व हुई. In fact, whenever Brahminical authorities encouraged new group, for instance, people living in forests such as Nishchit, or wanted to assign a name to occupational category such as goldsmith हो गया या swarnakar हो गए, which did not easily fit into the fourfold varna system, they classified them as a जाति. अगर कोई पर्टिकुलर ब्राह्मण अथॉरिटी के हिसाब से अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो वर्ना सिस्टम में सूट नहीं हो रहा है या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनके क्राइटेरियाज को, तो वो उनको एक अलग ही जाति के उसमें क्लासिफाई कर देते थे. Jati, which shared a common occupation or profession, were sometimes organized into shrines or guilds. We seldom come across the document that record the histories of these groups, but there are exceptions. ठीक है, ये जो जाति था ये common profession या occupation के ऊपर based था, and it was organized into a guilds. We seldom come across the documents जहाँ पे काफ़ी सारे documents हैं जहाँ पे historians हैं that record the histories of these groups. मतलब इनके groups के बारे में आपको जाति के बारे में पता चलेगा. But they are in exceptional cases, like उसका एक exact meaning या exact चीज़ को नहीं बता सकते हैं. Now we are talking about the inscription which was found in मंदसौर, मध्य प्रदेश में जो है. यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ गिल्ड और सिल्क वीवर की बात कर रहे हैं. Who originally lived in लता, गुजरात में लता करके जगह है, वहाँ रहते थे ये लोग. फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, और लता से लोग कहाँ पे आते हैं, मंदसौर में, मतलब गुजरात से लोग आते हैं मध्य प्रदेश में. देन नोन एज दशापुरा उनको बोला जाता है. इट स्टेट दैट दे अंडरटुक द डिफिकल्ट जर्नी along with their children and kinfolk as they had heard about the greatness of a local king and wanted to settle in his kingdom. ऐसा बोला जाता है उन्होंने काफ़ी लंबी जर्नी तय की, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, तो दे यूज टू मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू मूव थ्रू द एलिफेंट्स या बुलक कार्ट्स, अगर कोई एनिमल है तो उसके थ्रू, और दे यूज टू वॉक ऑन द फुट. तो इस तरह से उनका मूवमेंट होता था. तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे किंग लाइक अपने फैमिली के साथ उन्होंने मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज उन्हें लगा कि वहाँ के जो किंग है ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी सुना था, तो इसलिए दे moved over there. The inscription provides a fascinating glimpse of a complex social process and provides insight into the nature of guilds or shrines. Although membership was based on the shared craft specialization, some members adopted other occupation. जो membership थी वो like shared occupation के according based हुआ करती थी, लेकिन still there were certain people जो एक different ही occupation ले लेते थे, अपनी family से भी हट के एक different occupation में चले जाते थे. It also indicates that the members shared more than a common profession. ठीक है, members जो थे वो काफ़ी कुछ share करते थे, वो collectively invest करते थे, earned करते थे craft के through, to construct a splendid temple in honor of the sun god. उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक temple create कर पाए sun god के लिए. Now coming to the last topic beyond the varna, coming to the topic beyond the four varnas, integration. Given the diversity of the subcontinent, अब अगर क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात नहीं सुनते या आपके थॉट प्रोसीजर से कम्प्लीटली अलग जाते हैं. तो इस तरह के लोगों की बात की है. मतलब एक पॉपुलेशन ऐसी थी जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को या उनके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करती थी, और मोस्टली उनका जिक्र ऐसे किया गया है कि ये लोग काफ़ी ऑड थे, अनसिविलाइज थे, किसी तरह के एनिमल फिगर उनको सॉर्ट ऑफ डिपिक्ट किया गया है. तो गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, there were and always have been population whose social practices what was not influenced by Brahminical idea. एक ग्रुप ऐसा था, एक पॉपुलेशन ऐसी थी जिनका थॉट प्रोसीजर या जिनका थिंकिंग ब्राह्मण्स के साथ मैच नहीं कर पाता था. When they figure in Sanskrit texts, they are often described as odd, uncivilized और even animal like. उनको काफ़ी odd बोला गया, uncivilized बोला गया, और उन्हें काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि these were some animals, like they behave like animals. मोस्टली इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स आते थे, फॉर हुम हंटिंग एंड गैदरिंग
रिमेन एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. उनके लिए जिंदा रहने का जो एकमात्र चीज था वो यही था कि दे यूज टू हंट एंड देन दे यूज टू गैदर द रिमेन्स. Categories such as the Nishada to which Eklavya is supposed to have belonged are examples of this. Eklavya जिस family को belong करता था वो इसी तरह की category थी. Other who were viewed with suspicion included populations such as nomadic pastoralists who could have not been easily accommodated within the framework of settled agriculturalists. बाकी फिर पेस्टोरलिस्ट आते हैं जो एनिमल्स को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनको भी सेम कैटेगरी में बिलोंग किया जाता था. समटाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेज, अगर कोई इंसान नॉन संस्कृत बोल रहा है मतलब संस्कृत नहीं बोल रहा तो उनको मिलाचास बोला जाता था. एंड दे लुक डाउन अपॉन, लाइक एक नीचे वाली कैटेगरी आप उनको बोल सकते हैं कि उस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था. दे वर nonetheless and also sharing ideas and belief between these people. The nature of relation is evident in some stories in महाभारत. अगर आप स्टोरीज देखेंगे महाभारत की तो आपको एक ये रिलेशन, आपको इनके बीच में थोड़ा सा सिमिलैरिटी को देखने मिलेगा. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, बियॉन्ड द फोर वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. अब वहीं अगर अपन पे बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की या लास्ट उसकी, तो जैसे कि हमने देखा था कि उनको अनटचेबल्स बोला जाता था और उनको ऐसा बोला जाता था कि इनको खाने से दूर रखो, इनको चीज़ों से दूर रखो, ये प्योर लोग नहीं है, ये पल्यूट कर देते हैं चीज़ों को, इनका मेन काम जो है वो कॉर्प्स या डेड एनिमल्स को उठाना है. इस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था. While the Brahmins considered some people being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social category as untouchable. उन्होंने कुछ कैटेगरी को नाम दिया as an untouchable. This rested on a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred and by extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those they designed as untouchable. अगर आप untouchable से आप food नहीं लोगे क्योंकि वो एक अलग ही कैटेगरी हो जाती है, एक अलग ही लोगों का ग्रुप हो जाता है, तो उससे लोग अपने आप को दूर रखते थे. In sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded particularly as polluting. कुछ एक्टिविटीज को उन्होंने polluting ही बोला, जैसे कि कॉप्स हैंडल करना या डेड एनिमल्स को उठाना. दे यूज टू कंसिडर इट एज polluting एक्टिविटी. दोज हु परफॉर्म दिस टास्क, जो लोग भी इस टास्क को परफॉर्म करते थे तो उनको चंडाल बोला जाता था. वह प्लेस एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, सबसे हायरार्की के सबसे नीचे वाले हिस्से पे उनको रखा गया. देयर टच एंड इन सम केसेस इवन सीइंग देम वर रिगार्डेड एज polluting. मतलब उनका टच हो जाना आपकी बॉडी से, आपने उनको देख लिया, उन्होंने आपको देख लिया, तो वो सब एक तरह से पोल्यूशन बोलते थे उसको कि ये सब पोल्यूट कर दिया उन लोगों ने. एंड दे वर द लास्ट पीपल और द लास्ट ग्रुप बाय दोज हु क्लेम टू बी द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर. उनके हिसाब से ये सब बिल्कुल खराब सा ग्रुप है कि इसको देखना नहीं, इसको कुछ नहीं करना, उस तरह से वो उन्हें ट्रीट करते थे. द मनुस्मृति लेड डाउन रूल्स ऑफ चंडाल्स. मनुस्मृति में भी चंडाल्स को लेके रूल्स लिखे हैं. अगर आपको इसके पहले के कंटेंट देखना है तो इसका एक पार्ट 1 भी है जिसको आप रेफर कर सकते हैं. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा फर्स्ट, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस. सेकेंड, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड, हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत. फोर्थ, अ डायनामिक टेक्स्ट. तो ये 4 टॉपिक जो है ये हम इसमें कवर करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस. अगर हम किसी भी इंसान की बात करें, आप भले स्लेव्स ले लीजिए, किंग ले लीजिए, प्रीस्ट ले लीजिए या कोई भी XYZ ट्रेडर ले लीजिए, अपन किसी भी इंसान की बात करते हैं तो उसकी पोजीशन जो है सोसाइटी में, उसकी पोजीशन जो है या उसकी उसका जो रुतबा है सोसाइटी में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. इसका आंसर सिंपल है, द रिसोर्स ही हेल्ड विथ हिम, या उसके पास कितनी वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिस्पेक्ट, उसकी पोजीशन डिटरमाइन की जाती है सोसाइटी में. सो बेसिकली स्लेव, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हंटर, फिशर folk, pastoralist, peasant, village headmen, craft persons, merchants and king emerged as a social actors in different part of the subcontinent. Like पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में इनका एक डिफरेंट रोल था. They were playing a different role in the society.
their position were often shaped by their access to economic resource. अब इनकी पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि इनके पास कितना इकोनॉमिक रिसोर्स है. जैसे राजाओं का भी राजा कौन कहलाता होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्स होते थे या जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ होती थी, तो वो राजाओं में भी सर्वश्रेष्ठ कहलाता था. Here we will examine the social implications of access to resource in a certain specific situation. So अगर हम बात करते हैं हमारी स्टोरी की, अगर हम बात करते हैं महाभारत की, तो जैसा हमने देखा था कि कौरव और पांडवों के बीच में फाइट होती है, एंड में पांडव जीत जाते हैं. बट एक स्टार्ट होता है इनका, लाइक बीच बीच के कुछ इंसिडेंट भी हैं, बीच बीच के कुछ पार्ट्स भी हैं, जिनमें से एक पार्ट ऐसा है कि कौरव और पांडव जो थे, तो ये लोग एक बार डाइस का गेम खेल रहे थे, लाइक अ गेम ऑफ डाइस दे वर प्लेइंग सॉर्ट ऑफ, जिसमें उन्होंने ऐसा बोला, जिसमें दुर्योधन ने युधिष्ठिर को इनवाइट करते हैं वो, और वो उनसे बोलते हैं कि आओ अपन आज गेम खेलते हैं, ठीक है. तो उस गेम में क्या होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना सारा का सारा, लाइक उनका गोल्ड, उनके एलिफेंट्स, उनके शेरिट्स, स्लेव्स, सारी की सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रदर को बोलते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं दाव पे लगा देता हूँ. और समवेयर इसी कारण वो जब सारी की सारी चीज़ें लगाते हैं दाव पे, तो अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा देते हैं, लाइक वो अपनी वाइफ को भी स्टेक पे रख देते हैं कि इफ़ आई लूज दिस मैच तो शी विल बी योर्स. तो इस तरह का एक स्टोरी चलता है, जिसके बाद एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, बट अपनी वाइफ को उन्होंने स्टेक पे लगा दिया, तो उसके बाद भी छोटा सा थोड़ा सा फायर इग्नाइट हो जाता है बिटवीन द टू ग्रुप्स, बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ब्रदर्स. So let's consider this story. Consider first a critical episode on Mahabharata. During the course of long drawn rivalry between the Kaurav and the Pandav, Duryodhan invited Yudhishthir to a game of dice. ठीक है, ये दोनों सेट ऑफ ब्रदर्स हैं, कौरव और पांडव. दुर्योधन क्या करता है, वो इन्वाइट करता है युधिष्ठिर को कि आओ अपन डाइस का गेम खेलते हैं. The latter was devised by his rival, staked his gold, elephants, chariot, slaves, army, treasure, kingdom, the property of his subjects, like उसकी जितनी भी property he was beholding, वो सब का सब, his brother, and finally himself, and lost all. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो युधिष्ठिर है वो सब कुछ अपना दाव पे लगा देते हैं. वो अपना गोल्ड, अपना एलिफेंट, चैरियट, स्लेव्स, उनकी पूरी आर्मी, जितना भी उनके पास धन दौलत है, यहाँ तक कि उनका किंगडम के साथ साथ उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके ब्रदर्स और खुद को भी, और वो सब कुछ हार जाते हैं. बाद में क्या होता है, देन ही स्टेक देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी जो पांडव थे उनकी कॉमन वाइफ हुआ करती थी, और उसको भी वो हार जाते हैं. इश्यू ऑफ ओनरशिप forged into the story such as this one figure in धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्र. लाइक इसी तरह का एक स्टोरी जो है ये हम देखते हैं धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र के उसमें. नाउ अगर अपन बात करें मनुस्मृति की, अगर अपन उसकी बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो वेल्थ है या जो डैड की प्रॉपर्टी है और उनकी जो वेल्थ है वो सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड होती है. और अगर जैसे कि कोई एल्डेस्ट है तो उसको एक स्पेशल शेयर मिलता है, और मोस्टली वही अपने छोटे भाई बहनों का सबका ध्यान रखता है. विमेन का कुछ एक प्रॉपर रोल नहीं रहता था, उनको कोई रिसोर्स नहीं दिया जाता था, तो इस तरह से उन्हें सोसाइटी में रखा जाता था. साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो मैरिज था, मैरिज के बाद अगर एक लड़की को कोई गिफ्ट मिलते हैं, कोई उसको प्रॉपर्टी या कुछ भी उसको मिलता है, तो वो विमेंस वेल्थ कहलाता था, लेकिन उनका खुद का चीज़ हो गया. साथ ही साथ जिस घर में वो बिलोंग करती थी, तो उधर पे भी उनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी बाद में वो किसको मिल जाती थी, उनके लड़कों को मिल जाती थी, उनके बच्चों को मिल जाती थी. तो इस तरह से स्टोरी हम देखते हैं. बट एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा अलग हटके है, वो था प्रभावती गुप्ता का, जिनके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में. तो वो अगर हम एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो वो एक ऐसा एक्सेप्शनल केस माना गया जिनको वेल्थ मिली, जिनको उनके खुद के नाम पे चीज़ें मिली. तो उस तरह का वो एक केस था. सो लेट्स बिगिन. According to Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally among sons after the death of parents, with a special share for the eldest. अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग अगर अपन चले
तो जो वेल्थ है या जो पेटर्नल एस्टेट है या फादर की साइड से कुछ भी है गिफ्ट्स में, लाइक लैंड हो गया या उनकी वेल्थ हो गई, तो हमेशा इक्वल डिवाइड की जाती थी अमंग सन, लड़कों के बीच में वो इक्वल डिवाइड की जाती थी अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसमें से जो एल्डेस्ट ब्रदर रहेगा या एल्डेस्ट रोल प्ले करेगा जो भी ब्रदर, उसका एक स्पेशल शेयर होगा, लाइक उसको मे बी शायद ज़्यादा पार्ट मिलता हो, क्यों, क्योंकि उसको सबका ध्यान रखना है जब तक वो लोग बड़े नहीं हो जाते। तो इस तरह से फर्स्ट आपको चीज़ मिली। सेकेंडली, विमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो विमेन होती थी उनको इन रिसोर्स में कुछ भी क्लेम नहीं मिलता था। अगर सपोज 5 लड़के हैं, एक लड़की है, तो पांचों के बीच में डिवाइड होगा, उस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा उस पूरे रिसोर्स में, उस पूरे शेयर में उसका कुछ भी, उस पूरे रिसोर्स में उसका कुछ भी शेयर नहीं होगा, इवन दो वो उसके पेरेंट्स की ही प्रॉपर्टी है। However, women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as stridhana, literally a woman wealth. बट क्या होता है, यहाँ पे एक कैच है। जब किसी भी लड़की की शादी हो जाती है, उसको अगर कोई गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, लाइक उसको भाई ने या उसके हस्बैंड ने उसको कुछ गिफ्ट दिया, उसके फादर ने उसको कुछ गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट पर्टिकुलरली उसी को बिलोंग करता है। और इस गिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, वुमेन्स वेल्थ या स्त्री धना, स्त्री का धन, स्त्री के पास जो कुछ भी धन है वो पर्टिकुलरली उसको मैरिज के टाइम पे दिया जाता था। नाउ दिस कुड बी इनहेरिटेड by their children without the husband having any claim on it. At the same time, the Manusmriti warned women against hoarding family property or even their own valuables without the husband permission. यहाँ पे पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर शादी के टाइम आपको कुछ मिल रहा है, शादी के पीरियड में आपको या शादी के टाइम ओकेजन में कुछ मिल रहा है, तो दैट बिलोंग्स टू यू, और वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का हो जाएगा आफ्टर योर डेथ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उस पर हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं रहेगा। अगर आपके फादर ने आपको कोई प्रॉपर्टी दी है या आपके इन लॉज ने आपको कुछ दिया, तो दैट विल बी कम्प्लीटली योर्स, इट वोंट गो टू योर हस्बैंड। ठीक है, ये फर्स्ट चीज होगी। सेकेंड थिंग इज योर हस्बैंड वोंट क्लेम एनीथिंग ऑन इट। थर्ड, जो मनुस्मृति थी, ठीक है, उसमें वॉर्न किया गया वुमेन को कि वो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल ज्वेलरी प्रॉपर्टी या कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज़ वो बिना हस्बैंड के परमिशन के होल्ड नहीं कर सकती है। हस्बैंड, अगर हस्बैंड परमिशन देगा कि ओके यू कैन हैव इट, तो ही वाइफ उस चीज़ को रख सकती है, और एल्स वो उस चीज़ को नहीं कैरी कर सकती है, उस चीज़ को नहीं रख सकती है। यू हैव रेड अबाउट वेल्दी वुमेन सच एज बटाका क्वीन प्रभावती गुप्ता। बटाके की जो क्वीन थी प्रभावती गुप्ता का, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। However, cumulative evidence, both epigraphic and textual, suggests that while upper class women may have had access to resource, land, cattle, and money, were generally controlled by men. ऐसा बोला जाता है कि इवन दो जो अपर क्लास वुमेन थी उनके पास एक्सेस होता था रिसोर्सेस का, लैंड का, कैटल का, एंड मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन। मतलब उनके पास एक्सेस रहता था कि ओके दे कैन गो एंड दे कैन यूज इट, बट जो मेन कंट्रोल है या मेन सब कुछ जिसके हाथ में है, दे यूज टू बी दी मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो ही सब चीज़ को कंट्रोल करते थे। यहाँ पे आपको याद रखना ज़रूरी है कि वटाका की क्वीन प्रभावती गुप्ता का एक एक्सेप्शन हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, इससे रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्म होने के चांसेस हैं, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। In other words, social differences between men and women were sharpened because of the difference in the access to resource. अब social difference like wealth के वजह से difference क्यों देखने मिलेंगे? क्योंकि इनका एक्सेस ही अलग तरह से है। मैन जाके कैप्चर कर सकता है, अगर मेल मेंबर है, ही कैन गो एंड ही कैन कैप्चर द रिसोर्सेज फॉर हिज फैमिली, और ही एक्वायर द रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स। बट यहाँ वहीं पे अगर हम फीमेल का पार्ट देखें, फीमेल का रोल देखें, तो उनके साथ सेम चीज़ नहीं थी। शी हैज़ टू गो एंड on certain particular occasions only she gets certain things, तभी उनको कुछ मिला जाता था, उनको एक वेल्थ मिलती थी। तो अगर आप देखेंगे तो वैसे ही मेल और फीमेल दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को लेके डिफरेंस थे, वेल्थ को लेके डिफरेंसेस थे। Now, coming to Varna and access to property.
तो वहीं अगर अपन देखें ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है कि जो वर्णा है, जो वर्णा सिस्टम था, लाइक आपके ब्राह्मण्स आ गए, क्षत्रिय आ गए, वैश्य शूद्रस आ गए, तो इनके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं वेल्थ को डिवाइड किया जाता था, इनके अकॉर्डिंग भी वेल्थ को कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता था। जो ब्राह्मण्स होते थे उनके पास भी वेल्थ थी, क्षत्रियस के पास भी हुआ करती थी, ठीक है। बट वहीं पे अगर अपन देखें तो शूद्रा जो लास्ट वाली कैटेगरी थी, they were somewhere not having the resources and they were not given the wealth, like उनके पास बहुत ही हार्डली वो कुछ अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो एकदम सोसाइटी से बिल्कुल दूसरा हिस्सा माना जाते थे। तो इस तरह से उनका सर्वाइवल भी क्या होगा, बहुत मुश्किल में होगा। तो ये एक चीज़ अपन यहाँ से समझते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ब्राह्मण्स के पास तो था, उनको गिफ्ट्स भी मिल जाते थे। क्षत्रिय जो किंग्स हैं उनका भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से दे कैन अर्न द मनी। वहीं शूद्रास की अगर अपन वैश्यास की बात करें तो वो भी ट्रेड कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, फार्मिंग एग्रीकल्चर कर सकते थे, उधर से वो पैसे जनरेट कर सकते थे। बट शूद्रास उनको सिर्फ सर्व करने का ही दिया जाता था चांस। तो गेटिंग द मनी वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द last category in according to the Brahmanical text. Now let me read it for you. According to the Brahmanical text, another criteria apart from gender में अभी हमने देखा like male और female को छोड़ के there are different criterias according to which wealth जो थी वो circulate होती थी या rotate होती थी, ठीक है। तो another criteria apart from gender for regulating access to wealth was वर्ना सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही वेल्थ को रेगुलेट किया जा रहा था। as we saw earlier, the only occupation prescribed for शूद्रा was servitude, like कि आपको सर्व करना है, ये इकलौता ही उनका ऑक्यूपेशन कहलाया जाता था। While a variety of occupation were listed for men of the first three varnas, जो दूसरा ऑक्यूपेशन लिस्टेड थे 3 वर्नास के लिए, if these provisions were actually implemented, अगर ऐसे actually इनको implement किया जाए तो wealthiest would have been Brahmins and Kshatriyas। अगर आप इस hierarchy को, इस criteria को अगर आप properly study करें और अगर आप फिर उसके थ्रू निकालना चाहें कि richest कौन होगा, wealthiest कौन होगा, तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। पहले आपके ब्राह्मण्स हो गए, उनको सब मानते हैं, उनको सब गिफ्ट्स देते हैं, तो हिसाब से उन्हें वेल्दीएस्ट होना चाहिए। एंड सेकंड क्षत्रिय किंग, क्योंकि वो कैप्चर कर सकते हैं किसी और के रिसोर्सेज, दे कैन गो एंड अर्न समवन एल्स वेल्थ, या कैप्चर कर सकते हैं किसी और की वेल्थ। तो ये 2 ही कैटेगरी थी जिसको हम बोल सकते हैं कि दीज वर द वेल्दीएस्ट ऑफ ऑल इन द गिवन वर्ना सिस्टम। That this corresponded to some extent with social realities is evident from description of priest and king in other textual tradition। वहीं अगर अपन देखें social realities को, extent with social realities is evident from description, like priest का अगर आप description देखेंगे, king का अगर आप description देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको correlate कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप उस subject को समझ पाएंगे कि what was the actual scenario, एग्जैक्टली क्या चीज़ चल रही थी उस टाइम पीरियड में, एग्जैक्टली क्या चीज़ थी उस टाइम पे लोगों के दिमाग में। तो वो चीज़ की स्टडी आप इधर से कर सकते हैं। किंग्स जो थे दे वर इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्दी। किंग्स को अपन ने कभी भी देखा हो, किसी भी स्टोरी में देखा हो, नॉट जस्ट हेयर, बट किंग्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो अपन हमेशा यही पोर्ट्रे करते हैं कि किंग है, उसका किंगडम है, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, लाइक उसके पास आर्मी है। तो वेल्दी, सबसे ज़्यादा वेल्दी इंसान हम किंग को ही शो करते हैं। Priests are also generally shown to be rich, though there are occasional depictions of the poor Brahmins। ब्राह्मण्स को अगर आप देखोगे तो वो भी रिच कैटेगरी में आते थे। अब ये रिच कैटेगरी में क्यों आते होंगे? फर्स्टली दे वर रिसीविंग द गिफ्ट्स एंड सेकेंडली दे वर द हाईएस्ट ऑफ द वर्ना सिस्टम। तो लोग अपना सब कुछ देने को उन्हें तैयार हो जाते थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण्स थे वो रिच कैटेगरी को बिलोंग करते थे। बट स्टिल अगर अपन कुछ टेक्स्ट पढ़ें या और कोई सोर्स को कंसिडर करें तो ऐसे भी कुछ ब्राह्मण्स थे जिन्हें रिच कैटेगरी में नहीं लिया गया, जो पुअर उसमें काउंट होते थे। लाइक उनके पास इतना वेल्थ नहीं था, उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो दे वर कंसिडर्ड इनटू द पुअर कैटेगरी। सो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि जो वर्ना सिस्टम है उसकी बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम जेंडर, वर्ना सिस्टम के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। सेकेंडली जो ऑक्यूपेशन है इंसान का,
उसमें शूद्रस को छोड़ के सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा ऑक्यूपेशन था जिसकी मदद से वो पैसों को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, पैसा बना सकते थे। वहीं पे अगर अपन चीज़ों को देखें, अगर अपन प्रीवियस चीज़ों को, टेक्स्ट को पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि जो किंग्स थे वो तो लाइक दे वर वेल्दी रिच, दे वर फिल्दी रिच, इतना पैसा था उनके पास। वहीं प्रीस्ट भी कहीं ना कहीं रिच कैटेगरी को बिलोंग करते थे, बट कुछ कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो लोअर कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नाउ at another level, even as the Brahmanical view of society was codified in Dharmasutra and Dharmashastra, other traditions developed critics of the Varna order. जैसा कि अगर अपन देखेंगे तो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास, ये जो होगा इसमें एग्जैक्टली कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हैं। उन्होंने ले डाउन किया है कि आपका रोल जो है, आपका रोल जो है सोसाइटी में वॉज दिस। अगर किंग है तो किंग का रोल उन्होंने वॉरियर बताया, किस तरह से वो एक्वायर कर सकता है और वेल्थ, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें डिस्क्राइब है। ब्राह्मण्स का क्या रोल है, क्षत्रियों का क्या रोल है, वैश्योस का क्या रोल है, शूद्रास का क्या रोल है, तो वो स्पेसिफिकली उनके रोल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ मेंशन डाउन है इन दी धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास। बट स्टिल अगर अपन दूसरे ट्रेडिशंस को देखें तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वर्ना ऑर्डर को, ठीक है। Some of the best known of these were developed within early Buddhism. The Buddhists recognized that there was a difference in the society, but did not regard these as natural or inflexible. They rejected the idea of claim to status on the basis of birth. वहीं अब एक नया ट्विस्ट आता है, एक रीडिंग्स ऐसी जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, तो बुद्धिस्ट की रीडिंग्स थी वो। लाइक बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल और अ फिगर, जो सब उसको फॉलो करना चाहते थे, उनको वो अपना एक आइडियल सेट मानते थे। तो वहीं अगर अपन इस चीज़ की बात करें, इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो क्या होता था कि बुद्धिस्ट के टाइम के जो टेक्स्ट मिले हैं या बुद्धिज़्म से जो टेक्स्ट डिराइव हुए हैं, उन्होंने ऐसा बोला, बुद्धिस्ट ने ऐसा बोला कि देखिए ये जो आप कर रहे हैं, जो डिफरेंसेस, या जो आप, ये ज़रूर है कि हाँ सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ उन्होंने मानी कि सोसाइटी में डिफरेंस है। कुछ लोग रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ का लाइवलीहुड पर्टिकुलरली उसी पे डिपेंडेंट है। इन जनरल लोग वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लाइवलीहुड पर्टिकुलर उसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्होंने वो चीज़ बोली। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बुद्धिस्ट ने बोला कि ये जो आपने डिफरेंस किया या ये जो आपने सोशल ऑर्डर बनाया है, दिस इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। अब ये क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि ये नेचुरली डिराइव नहीं हुआ। भाई इंसान पैदा हुआ, वो आपने बना दिया कि अगर इस कास्ट में पैदा हुआ है तो उसका रोल ये है या उसका XYZ काम काज ये रहेगा। बट नेचुरल ये चीज़ नहीं है। अगर वो पैदा होता है तो हर एक इंसान सेम तरह से पैदा हो रहा है। तो ये जो रोल है, ये जो हायरार्की है, ये बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट है या बिल्कुल भी सही नहीं है अगर अपन देखे जाएं। और उन्होंने रिजेक्ट किया कि अगर आप एक इंसान को स्टेटस दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि भाई अगर वो इस पर्टिकुलर फैमिली में बिलोंग हुआ है, अगर वो क्षत्रिय या वॉरियर फैमिली में बिलोंग हुआ है, तो ही विल बी अ वॉरियर एंड ही विल बी हैविंग ऑल द रिसोर्सेज। तो वो बात सच नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई और भी आके वो रिसोर्सेज को कैप्चर कर सकता है, कोई और भी आके उस राजा को हटा सकता है या वो उसको अपनी थ्रोन पे से हटा सकता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही बोला कि उन्होंने रिजेक्ट किया द आइडिया ऑफ द क्लेम्स टू द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि आप बर्थ के बेसिस पे किसी को भी एक पर्टिकुलर स्टेटस नहीं दे सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, शेयरिंग वेल्थ। ओके, तो अब अगर अपन यहीं पे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर, अगर आप सोसाइटी में लोगों के स्टेटस देखें तो यहाँ डिफरेंस था, नो मैटर व्हाट, डिफरेंसेस तो थे। बट स्टिल ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जेनरस हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हों। सेकेंडली, या जो इंसान सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करने में लगा हो या बहुत ज़्यादा मिजरी क्रिएट करा हो, तो लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किंग है या नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पे आप देखेंगे कि तमिलकम एक एंशंट एक एंशंट चीज़ है जिससे आपको पता चलता है कि किस तरह से तमिल संगम जो हम लिटरेचर या जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं,
तो उसमें भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन हैं जो शोकेस करती हैं कि हाउ देयर वाज अ डिफरेंस, कौन रिसोर्स को कंट्रोल कर रहा था। मतलब अगर हम पोयम को पढ़ें, टेक्स्ट को पढ़ें, लिटरेचर को पढ़ें या ओल्ड किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो उधर से भी हमें एक सिनारियो डिपिक्ट होता है। सो बेसिकली so far we have been examining situation where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. अभी तक टिल पॉइंट हमने क्या देखा? हमने ऐसे लोगों की सिचुएशन देखी जो खुद को ऐसा बताते थे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच है और साथ ही साथ उन्होंने अपना स्टेटस, उन्होंने अपना जो स्टेटस था वो उन्होंने वेल्थ के बेसिस पे शो किया कि कितना पैसा उनके पास है, उस तरह से वो अपना स्टेटस शो करते थे। However, there were other possibilities as well. दूसरी भी possibilities हो सकती हैं। Situation where men were generous, were respected. जो generous इंसान था, like good with heart या जो बहुत kind इंसान थे, उनको लोग respect करते हो, एक possibility ये भी है। Secondly, while those who were misery or simply accumulated wealth for themselves were despised, या फिर दूसरी कैटेगरी ऐसी कि जो बहुत ज़्यादा वेल्थ के पीछे भाग रहे हों, जो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हों, तो उनको लोग अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करते हैं, उनको दे यूज टू अपार्ट देम फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिस्ड वॉज एंशियंट तमिलकम, वेयर देयर वर सेवरल चीफ किंगडम्स अराउंड 2000 ईयर्स अगो। 2000 ईयर्स अगो में अगर अपन तमिलकम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चीफ किंगडम्स थे, लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे चीफ रहा करते थे। Amongst other things, the chiefs were patron of bards and poets who sang their praises. Chiefs के अलावा वहाँ पे पोएट आप देखेंगे, बार्ड्स देखेंगे जो उनके प्रेज में, उनके उनके बेटर कामों के लिए या उन्होंने अच्छा कुछ किया तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए वो उनके लिए पोएम्स लिखते थे, उनके लिए लिटरेचर लिखते थे, उनके लिए टेक्स्ट लिखते थे। Poems included in the Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relationship, suggesting that while there was a difference between rich and poor, those who controlled resources were also expected to share them. अगर हम पोएम्स देखेंगे जो तमिल संगम में दे के रखे हैं तो वो क्या बताते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस, सोशल मतलब जो सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो, और इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स रिलेटेड टू मनी, मनी के भी बेसिस पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो, सजेस्टिंग दैट कि एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, लाइक कुछ लोग रिच निकलेंगे, कुछ लोग पुअर निकलेंगे। दोज हु कंट्रोल्ड रिसोर्सेज, जिनके पास भी रिसोर्सेज हैं तो दे वर एक्सपेक्टेड कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। अगर किसी के पास वेल है फॉर एग्जाम्पल पानी का कोई रिसोर्स है, वो उसने उसको एक्वायर करके रखा है, तो पीपल वुड एक्सपेक्ट हिम कि वो उसको शेयर करे हमारे साथ भी। या अगर किसी के पास सपोज गार्डन है या एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है और उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो इंसान का पेट भर सके, उसको खाना दे सके एक तरह से, तो लोग एक्सपेक्ट करते थे उन लोगों से कि वो हमारे साथ भी शेयर करें, सो दैट लाइवलीहुड एक जनरेट हो सके, मीन्स हो सके लिविंग का। इस तरह से लोगों का सोचना था। नाउ एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द बुद्धिस्ट, अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो जो बुद्धिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि सोशल इनइक्वालिटी तो है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ करता था। जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ या ह्यूमन बीइंग आए इस दुनिया में तो इस तरह का कुछ भी नहीं था, लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते थे और उनको जितनी भी भूख थी उतना वो मील ऑक्यूपाई करते थे या उतना वो चीज़ों को ऑक्यूपाई करते थे। मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना फ्रॉम द नेचर यू टेक इट एंड दैट्स इट। आप लड़ाई नहीं करते हो, आप झगड़े नहीं करते हो फॉर द लैंड, फॉर द फूड और फॉर एनीथिंग। इस तरह से बुद्धिस्ट का मानना था। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि विथ टाइम एक ऐसा पार्ट आया, ह्यूमन इवोल्यूशन में एक ऐसा पार्ट आया जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए चीज़ों को लेके। तो इस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया कि सोशल इनइक्वालिटी तो है, इनइक्वालिटी मतलब कि सब इक्वल नहीं है,
किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई रुतबे या ओहदे पोजीशन में बड़ा है, कोई पोजीशन में छोटा है, तो इनइक्वालिटीज तो हैं सोसाइटी में. एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट. एंड उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हो रहे हैं उसको वो रेगुलेट करे, उसको वो एक चेक रख सके कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है या ये जो चीज़ है ये सही हो रही है. तो इस तरह का एक ग्रुप का ज़रूरत है. इन अ मिथ फाउंड इन द टेक्स्ट known as Sutta Pitaka, they suggested that originally human beings did not have fully evolved body forms, nor was the world of plants fully developed. सुत्त पिटिका में अगर अपन देखेंगे जो टेक्स्ट मिला है उधर पे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स जो थे वो फुली इवोल्व नहीं हुए थे ना, उनकी बॉडी फॉर्म में कम्प्लीटली नहीं आए थे. नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड, ना ही प्लांट्स जो थे वो फुली डेवलप्ड हुए थे ना. सुत्त पिटिका यही बताता है कि ह्यूमन बींग्स फुली डेवलप नहीं हुए है ना, जो उनका फुल फॉर्म था, लाइक इतना ज़्यादा दिमाग चलना, मैथ साइंस सोशल ये सब करना, इस तरह से कुछ नहीं था. तो दे वर एट अर्ली स्टेज ऑफ देयर ब्रेन्स, मतलब उनका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था. और वहीं अगर अपन प्लांट्स या जिस धर से वो एक्सट्रैक्ट करें अपना फूड, वो चीज़ें भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी. तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे बताते हैं हमें. इन द मिथ फाउंड, ठीक है, ये एक मिथ था, लाइक आप बोल सकते हैं झूठ एक तरह से, जो कि सुत्त पिटिका में हमें मिलता है या जो वो हमें सजेस्ट करते हैं. नाउ ऑल बीइंग्स लिव इन एन आइडियली स्टेट ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली what they need for each meal. However, there was a gradual deterioration of this state as human beings became interestingly greedy, vindictive and deceitful. अगर अपन यहाँ पे देखें तो जो ह्यूमन बींग थे पहले वो क्या करते थे, वो सिर्फ उतना ही नेचर से लेते थे जितना रिक्वायर्ड रहता था. भाई अगर मुझे 2 फ्रूट्स की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ 2 फ्रूट्स लूँगी, ऐसा नहीं मैं पूरा का पूरा पेड़ उठा लिया या फिर पूरे के पूरे पेड़ पे कब्जा कर लिया. दिस वॉज नॉट द इंस्टेंस. जितना रिक्वायरमेंट होता था उतना वो नेचर से लेते थे और उतने में ही वो अपना खुश रहते थे. लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ग्रीड बढ़ी, ठीक है, उनको लगा कि नहीं अगर नेक्स्ट डे पेड़ रहा या नहीं रहा कोई और उसको ले गया तो ठीक है, वो ज़्यादा डिसाइडफुल हो गए, लाइक वो षड्यंत्र रचने लगे, लोगों को धोखा देने लगे, लोगों को नीचा दिखाने लगे. तो इस तरह से वो इवोल्व हुए आगे जाके. नाउ this led them to wonder, what if we were to select a certain being who should be wrath when indignation is right, who should censure that which should rightly be censored and should banish him who deserve to be banished. अब अगर अपन बात करें, मतलब अगर अपन सोचें तो क्या ऐसा हुआ होगा कि कोई एक बहुत ज़्यादा एंग्री इंसान आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंगर में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, when उसने सोचा कि now this is the right time, I can show my true face, I can show the angerness, और उसको लगा कि ये सही भी है, और उसने सोचा कि मैं जो करने चाह रहा हूँ या मैं जो करने का सोच रहा हूँ that is good, I should do that. उसने इस तरह से अपने थॉट प्रोसीजर को चेंज किया. उसने सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और यही चीज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसने इस तरह से आगे प्रोसीड किया. We will give him in return a proportion of the rice chosen by the whole people. He will be known as Mahasamata, the great elect. This suggests that the institution of kinship was based on the human choice, with taxes as a form of payment for the services rendered by the king. Later on हम क्या देखते हैं, we will give him in return a proportion of rice chosen by the whole people. Like सब लोगों ने जिसे महासमाता बोला, या उन्होंने बोला कि सबसे ऊपर की पोजीशन के यही इंसान है, तो उन्होंने बोला कि हम उनको एज अ ट्रिब्यूट या एज अ रिटर्न वी विल गोइंग टू गिव हिम अ राइस. इस तरह से उन्होंने ऐसा कमेंट किया या उन्होंने सोचा. ठीक है. नाउ अब ये क्या सजेस्ट करता है, ये इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि देयर वाज अ किनशिप विच वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस. लाइक लोग खुद से ही किन फॉर्म कर रहे थे, खुद से ही अपना फैमिली को फॉर्म करते थे, उसमें वो खुद से एक अपना हेड बनाते थे कि ओके दिस इज़ आवर हेड, ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमें सबसे प्रोटेक्ट करेगा, और उसको हम एक तरह से गिफ्ट देंगे या एक फॉर्म ऑफ गिफ्ट देंगे. तो लेटर ऑन वो किस तरह से गिफ्ट देने लगे, टैक्सेस. जैसे कि हमने देखा किंग वॉज सो मच ग्रीडी
ही वॉज गोइंग आफ्टर द टैक्सेस, एग्रीकल्चर बढ़ा रहे थे ताकि टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें. तो सेम हैपेंड एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये जो इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड होते हैं तो दे वर बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइसेस विथ टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट. मतलब टैक्सेस क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप हमें सर्विस दे रहे हो, आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इस ग्रुप को, इस क्लेन को बनाए रख रहे हो. तो इसलिए वो क्या करते थे, उस पर्टिकुलर फॉर्म में वो उनको टैक्सेस देते थे किंग को फॉर द सर्विसेज विच ही वॉज रेंडरिंग टू द पीपल. At the same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relation. There are other implications as well. वहीं अगर अपन सेम टाइम पे देखें तो there were certain human agencies जो क्रिएट करी थी और इंस्टीट्यूशनलाइज करी थी इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन. मतलब लाइक अभी भी काफ़ी सारी एजेंसी हैं जो टाइप देखते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल और सोशल दोनों वो मेंटेन करके रखते हैं. जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ऐसे टाइप्स होते हैं. तो इस तरह से ही कुछ एजेंसीज उस टाइम पे भी हुआ करती थी जो इस बैलेंस को मेंटेन करती थी. There are other implications as well. For instance, if human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it in the future. अब ये ऐसा माना जाता है कि भाई अगर मैंने कुछ चीज़ अभी क्रिएट करी है तो अगर मेरा मन बदल जाएगा तो मैं उसको फ्यूचर में चेंज कर दूंगी. अभी मेरा मन है किंग को टैक्स देने का, फ्यूचर में मन नहीं होगा तो मैं वो टैक्स देना बंद कर दूंगी. तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये जो टेंडेंसी फॉर्म हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लॉस की बात करें, अभी लॉ है कि भाई आपको हेलमेट पहनना है गाड़ी चलाने के पहले. तो अगर आगे का टाइम आए तो मेरा मन नहीं हुआ, मैंने नहीं पहना, तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वाले जाने देंगे कि ओके इनका थॉट चेंज हो गया है. व्हाट दे डू, दे फाइन अस, है ना, दे चार्ज अस. तो सेम हैपेंस ओवर हियर. कुछ एजेंसीज ऐसे फॉर्म हुई थी जो देखती थी कि भाई जो लोग हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, अभी कुछ और करें, आगे कुछ और करेंगे, तो किस तरह से उनके ऊपर एक चार्ज रखा जाए, किस तरह से उन पर नज़र रखी जाए. Now coming to the next topic, handling text, historians and the Mahabharata. So basically इधर पे क्या होता है, जो historians हैं वो लोग देखते हैं कि टेक्स्ट जो उन्हें मिला या उन्हें जो राइटिंग्स मिली है वो बेसिकली किसने लिखी है ना. जो राइटिंग्स उनको मिली है वो कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, वेदर इट इज़ रिटन इन प्राकृत, पाली, तमिल, किस लैंग्वेज में वो लिखी गई है, या वो संस्कृत में लिखी गई है. तो उससे उनको क्या पता चलता था, अगर वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी है, लोकल लैंग्वेज में लिखी है, दैट मीन्स कि किसी ऑर्डिनरी इंसान ने उसको लिखा होगा, लाइक जो नॉर्मल लोग रहते हैं उधर पे उन्होंने ही लिखा होगा. बट अगर वो पर्टिकुलरली संस्कृत में लिखी है तो पॉसिबिलिटी क्या बढ़ जाती है कि वो किंग ने लिखी होगी या वो किसी प्रीस्ट ने लिखी होगी. मतलब वो एलाइट कोई ग्रुप होगा जिसने वो उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की. तो इस तरह से वो डिफरेंट आइडियाज या डिफरेंट पर्सपेक्टिव फाइंड आउट कर पाते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट, या वो देख पाते हैं कि उनकी ऑडियंस जो थी वेदर दे वर द थिंग्स वर इन देयर इंटरेस्ट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्डिनरी इंसान ने, फॉर एग्जाम्पल हमने, ठीक है, लिखा किंग के बारे में इन आर लैंग्वेज, तमिल में मैंने किंग के बारे में लिख दिया, और वही अगर हिस्टोरियंस उसको देखते हैं कि अरे इन्होंने तो काफ़ी सारी अच्छाई लिखी है, दैट लिटरली मीन्स कि ऑर्डिनरी पीपल वर प्रेजिंग देयर किंग, या वो अपने किंग का काफ़ी ज़्यादा सोचते थे कि उनके किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. तो इस तरह से चीज़ें चली आती थी. लेट मी रीड द टेक्स्ट. इफ़ यू लुक थ्रू द सोर्सेज cited in this chapter, once more you will notice that historians consider several elements when they analyze the text. They examine whether, ठीक है, अगर अपन इस चैप्टर में देखें तो हिस्टोरियंस ने क्या कंसिडर किया, अलग अलग उन्होंने एलिमेंट्स को कंसिडर किया बिफोर दे केम टू द फाइनल कंक्लूजन टू द टेक्स्ट. वो अलग अलग एलिमेंट्स को कंसिडर करते थे कि किसने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है. They examine whether texts were written in Prakrit, Pali or Tamil language that were probably used by the ordinary people, or in Sanskrit, a language meant almost exclusively for priest and elite. वो देखते थे कि काय में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा है, पाली में लिखा है, तमिल में लिखा है, जो कि बहुत हर एक ऑर्डिनरी इंसान वहाँ पे यूज कर रहा था, या फिर वो संस्कृत में लिखी गई है. संस्कृत मतलब जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए होती थी, प्रीस्ट के लिए या एलाइट्स के लिए, जो अपर लोग हो गए उनके लिए. They also consider the kind of text
where these mantras where these mantras learned and chanted by ritual specialists or stories that people could have or heard and then retold if they found them interesting. तो यहाँ पे अब हम क्या एग्जामिन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लैंग्वेज देखते हैं कि किसने लिखी और उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे थे. साथ ही साथ हम कंसिडर करते हैं अलग अलग टेक्स्ट को जो लिखे गए हैं, जहाँ पे ये मंत्र जो है या जो भी लोगों ने सीखा या जो भी लोग चैंट करते थे, बोलते जाते थे बाय द रिचुअल स्पेशलिस्ट और स्टोरीज दैट पीपल कुड हैव हर्ड और रेड एंड देन रीटोल्ड इफ दे फाउंड देम इंटरेस्टिंग. तो उधर पे भी उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर किया, उन्होंने भी उस चीज़ को एग्जामिन किया कि कौन सी चीज़ें थी जो रिपीटेटिवली हो रही थी, जो बार बार लोग फॉलो कर रहे थे, और क्या वो इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी. तो वो चीज़ भी हिस्टोरियंस देखते थे. Beside, they try to find out about the authors whose perspective and idea shaped the text, as well as intent audience, as very often author kept the interest of the audience in mind while composing their work. सेकेंडली वो क्या देखते थे कि उनका ऑथर कौन है, मतलब जिसने भी लिखा है उस चीज़ को, उनका क्या पर्सपेक्टिव था टेक्स्ट लिखने के पीछे, क्या थॉट थे उनके टेक्स्ट लिखने के पीछे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किंग के लिए टेक्स्ट लिखूंगी तो मैं उनके प्रेज में लिखूंगी ताकि जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरा पर्टिकुलर ऑडियंस है वो है किंग, तो वो जब उसको पढ़े तो वो खुश हो, है ना, वो उसको देख के काफ़ी हैप्पी फील करे. तो इस तरह से लोग लिखना प्रेफर करते थे. या फिर अगर मैं अपने ग्रुप के लिए, अपने मैं फोक के लिए कोई सॉन्ग लिख रही हूँ तो दे शुड बी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू इट, ताकि उनके वर्क को भी प्रेज किया जाए, लोग उसमें इंटरेस्ट लें. तो इस तरह से उनका पर्सपेक्टिव था. वो अपनी ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे. वाइल कंपोजिंग देयर वर्क दे यूज टू कीप देयर ऑडियंस इन माइंड. उनका इंटरेस्ट देखते थे कि किस चीज़ में उनकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है, एंड अकॉर्डिंगली दे यूज टू कंपोज देयर वर्क, या अपना वर्क लिखना वो चालू करते थे. And they try and ascertain that possible date of composition or compilation of text as well as the place where they may have been composed. ठीक है, वो कोशिश करते हैं ये चीज़ देखने की कि कौन सी पॉसिबल डेट हो सकती थी जब ये वर्क कंपाइल हुआ या कंपोज हुआ, जब उसको लिखा गया या उसको फाइनली बाइंड अप करके प्रेजेंट किया गया होगा इन टेक्स्ट को, कौन सी जगह पे हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्टिकुलर किंग, लाइक अगर मैं भोपाल के किसी किंग के बारे में बात करती हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि वो चीज़ मैंने भोपाल में ही उसको कंपाइल करके शो किया होगा या उसमें कहीं ना कहीं जिक्र होगा, मेंशन होगा, तो वो उस चीज़ को भी वहाँ से डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस. इट इज़ ओनली आफ्टर मेकिंग दीज असेसमेंट्स दैट दे ड्रू ऑन द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. As you can imagine, this is particularly difficult task for a text as complex as महाभारत. तो वहीं अगर अपन देखें या अगर अपन टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझें या हिस्टोरिकल उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा उसके ऊपर अगर अपन नज़र डालें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है फॉर द टेक्स्ट एज कॉम्प्लेक्स एज महाभारत, क्योंकि महाभारत में इतने सारे वर्साज हैं, इतने सारे उसके प्रिडिक्शंस रहे हैं, इतने अलग अलग थिंकिंग रही है उसके पीछे, तो उसको डिप्राइव करना या उसको डिपिक्ट करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द पीपल, फॉर द हिस्टोरियंस. लैंग्वेज एंड कंटेंट. नाउ सो बेसिकली लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. अगर अपन वही महाभारत की बात करते हैं तो उसको संस्कृत में समझना काफ़ी कंसिडरेबल है, काफ़ी ईजी है, और उसके उसके बारे में जानना थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है. ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दी गई है देन दैट ऑफ वेदास. अगर आप वेदास को पढ़ें या फिर अगर आप प्रशस्तीस को पढ़ें तो उनके कंपैरिजन में महाभारत पढ़ना इज कंपेरेटिवली ईजी. सो लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. द वर्जन ऑफ महाभारत वी हैव बीन कंसिडरिंग इज इन संस्कृत. संस्कृत में है, ऑल्दो दूसरे लैंग्वेजेस में है, बट बेसिकली इट हैज़ बीन इनटू संस्कृत. However, the Sanskrit used in the Mahabharata is far simpler than that of Vedas or of प्रशस्ति. जो अगर अपन बात करें संस्कृत की जो महाभारत में प्रेजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलर है, किससे, वेद से या फिर प्रशस्ति से, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है वो. एज सच इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड, क्योंकि वो हर जगह पे समझी जाती थी, हर एक इंसान उसको समझ सकता था, तो हो सकता है इसलिए दे हैव अडॉप्टेड दी संस्कृत एज देयर बेसिक लैंग्वेज वेल राइटिंग द टेक्स्ट. अब अगर अपन बात करें तो हिस्टोरियंस जो है वो क्लासिफाई करते हैं इस कंटेंट को
of the present text under two broad heads. दो heads आ जाते हैं. Sections that contain stories designated as the narratives. ठीक है, एक तो stories आ जाती हैं. सेकेंड उसमें आ जाते हैं नॉर्म्स आ जाते हैं. ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं कि इंसान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए इन द सोसाइटी, या क्या थॉट प्रोसीजर लोगों का होना चाहिए. तो सेकेंड पार्ट वो आ जाता है. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. नाउ द टू ब्रॉड हेड्स वर sections that contain stories designated as the narrative, and another section that contain prescriptions about social norms designated as didactic. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने आगे उसको लाइक कैटेगराइज किया है. This division is by no means watertight. The didactic section includes stories and the narrative often contain a social message. जब अपन बात करते हैं didactic की, तो यहाँ पे एक social message होता है. यहाँ पे there is a norm कि आपको ये follow करना चाहिए, कोई social message की इंसान को भला करना चाहिए सबका. तो इस तरह से कुछ social messages उसमें depict किए जाते हैं या बताए जाते हैं. वहीं पे अगर आप स्टोरीज की बात करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, स्टोरीज में डिडैक्टिक फाइंड हो जाएंगे और नरेटिव्स में आपको सोशल मैसेज मिल जाएंगे. लाइक वाइस वर्सा चीज देखने को भी आपको मिलेगी. हाउएवर, जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट महाभारत वाज मेंट टू बी ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड दैट द डिडैक्टिक पोर्शन वाज प्रोबेबली एडेड लेट. उन्होंने बोला कि पहले जो महाभारत का रोल था, महाभारत का जो स्टार्टिंग में रोल था, वो यही था कि वो एक तरह से स्टोरी के फॉर्म में आए या सिर्फ एक स्टोरी ही चलाना चाहते थे. बट लेटर ऑन उन्होंने उससे सोशल मैसेज देने की कोशिश की, उन्होंने नॉर्म्स बताने की कोशिश की, बिहेवियर बताने की कोशिश की लोगों को. इंटरेस्टिंगली, द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन. ठीक है, उसको ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक काम रहा है ये पुराने कामों में से देखा जाए तो. द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज दस इट वॉज, which is why it is generally translated as history. Was there a real war that was remembered in the epic? We are not sure. Some historians think that the memory of an actual conflict among the kinfolk was preserved in the narrative. Others point out that there is no other collaborative evidence of the battle. कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा वॉर हुआ भी होगा जहाँ पे इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ बिटवीन द किंग एंड बिटवीन द कजन्स. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई वॉर हुआ ही ना हो, ऐसी कोई इंस्टेंस हुई ही ना हो जहाँ पे लोगों ने इस तरह का कुछ फेस किया हो. तो इसके अलग अलग प्रिडिक्शंस, इसके अलग अलग थॉट प्रोसीजर्स सामने आते हैं लोगों के. नाउ ऑथर्स एंड डेट्स. सो बेसिकली अगर अपन बात करें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये टेक्स्ट किसने लिखा होगा, कौन सी डेट पे लिखा होगा, उस टाइम पीरियड पे किंग कौन रहा होगा, लोग क्या सोचते थे अपने किंग के बारे में, किस तरह से लोगों ने उसको प्रिजर्व किया, बीच इतना सारा जो समय हो गया है तो उस टाइम पे किस तरह से चीज़ें रही होंगी. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में चलते हैं. नाउ हु रोट द टेक्स्ट? दिस इज द क्वेश्चन टू विच देयर आर सेवरल आंसर्स. ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि ये टेक्स्ट किसने लिखा तो उसके पीछे काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं. द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरियट बार्ड्स known as sutas, who generally accompanied Kshatriya's warrior to be the battlefield and composed poems celebrating their victory and other achievement. These compositions circulated orally. हो सकता है कि ये जो पहला हो वो किसने लिखा हो, जो शरीटर गया हो या जो उनके साथ गया हो, जो क्षत्रियों के साथ वॉर में गया हो, तो वो देख रहा हो, है ना, नोटिस कर रहा हो और उसको वो लिखते जा रहा हो, या उसको उसने कंपोज किया फिर उस तरह से किंग की विक्ट्री को, कि किंग ने इतने लोगों को मारा या किंग ने इस तरह से मारा, तो वो उसकी विक्ट्री को लिखने की कोशिश करता हो. एक पार्ट ये हो सकता है. देन फ्रॉम द 5th century BCE, ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगिन टू कमिट इट टू द राइटिंग. ठीक है, ब्राह्मण्स पहले तो ये ओरली चलते आती थी, बट लेटर ऑन अगर अपन बात करें 5th century की, तो ब्राह्मण्स ने इन स्टोरीज को उठाया और उन्होंने उसको लिखना चालू कर दिया. This was the time when the chiefdoms, such as those of Kurus, Panchals, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming kingdoms. ये वो particular places है, कुरु, पंचाल, ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब ये लोग धीरे धीरे करके किंगडम्स को फॉर्म कर रहे थे. लाइक किंगडम इतने ज़्यादा नहीं थे, इतना वास्ट कुछ हुआ नहीं करता था, बट इनके आने के बाद धीरे धीरे करके किंगडम्स का एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ. नाउ डिड द न्यू किंग
want their इतिहास to be recorded and preserved more systematically. क्या ऐसा हो सकता है कि किंग चाहते हो कि हमारा जो वर्क है, हमारे जो कामकाज हैं वो और अच्छे से प्रिजर्व किए जाएं या बहुत सिस्टमैटिकली रखे जाएं? भाई कुछ किंग ऐसे सोचते होंगे ना कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ तो ये सबके बारे में लिखा जाए ताकि मैं, मेरे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, तो लाइक यू नो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती चले जाए. क्या किंग का ऐसा सोचना था कि मेरे जो काम है वो या मेरे बारे में हर एक इंसान को पता चले तो वो उस तरह से लिखे जाएं, प्रिजर्व करे जाएं? It is also possible that the upheaval that often accompanied the establishment of these states were old social values were often replaced by the new norms are reflected in some part of the story. We notice another phase in the composition of text between 200 BCE and 200 CE. This was a period when the worship of Vishnu was growing in importance and Krishna, one of the important figure of the epic, was coming to be identified with Vishnu. अब अपन ये बोल सकते हैं कि हो सकता है स्टोरी में कुछ ट्विस्ट लेके आ गए हो लोग. ठीक है, मतलब पहले तो उन्होंने दूसरी तरह से डिपिक्ट किया, लेटर ऑन उन्होंने उसको दूसरी तरह से डिपिक्ट करने की कोशिश की. पहले की अगर अपन बात करें, जो पहले का कॉम्पोजिशन था उसमें भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, उसमें भगवान कृष्ण के ही बारे में बात की गई. बट अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो लोग विष्णु को वर्शिप करने लगे थे और लोगों ने बोला कि विष्णु जो है वो एक फॉर्म है कृष्णा का, या कृष्ण विष्णु जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही फिगर है, कहीं ना कहीं सेम ही गॉड की आप बात कर रहे हो. तो इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश करी. सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manusmriti were added. With these addition, a text which initially perhaps had less than 10,000 versas grew to comprise about 1 lakh versas. This enormous composition is traditionally attributed to a sage named Vyas. ठीक है, धीरे धीरे करके जो मनुस्मृति है वो डेवलप्ड हुई, उसमें काफ़ी कुछ ऐड हुआ. ठीक है, इनिशियली जो टेक्स्ट थे वो 10,000 वर्सास या 10,000 प्रोज और उनसे भी कम थे, बट धीरे धीरे करके वो 1 लाख तक पहुंच गए. और ऐसा बोला जाता है कि एक सेज थे, एक उनका नाम था व्यास, उन्होंने ही इसको एनोरमसली कंपोज किया, उन्होंने इसको ट्रेडिशनली लिखने की कोशिश की. उन्होंने ही सारे के सारे फैक्ट्स और जितने भी फिगर्स थे सब उन्होंने ही इकट्ठे करे और उन्होंने उसको कंप्लीट किया. द सर्च फॉर कन्वर्जेंस. सो बेसिकली द महाभारत, अगर अपन महाभारत की बात करें तो इट कंटेन्स अ विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट. एक डिस्क्रिप्शन देके रखा है महाभारत के अंदर. 1951 से 52 में आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल, ठीक है, यू शुड बी नोइंग दिस नेम, यू कैन अंडरलाइन और राइट इट डाउन. इन्होंने एक्सकवेट किया था विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ. मेरठ में एक विलेज है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ इज इन यूपी एंड दिस विलेज इज देयर ओनली. हस्तिनापुर इसका नाम है. तो उसके बारे में उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा. अब वॉज दिस हस्तिनापुर ऑफ द एपिक? वेल द similarity in the names could be coincidental. The location of the site in Upper Ganga Doab, where the Kuru kingdom was situated, suggests that it may have the capital of Kurus mentioned in the text. वहीं अगर अपन देखें तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इन दी अपर गंगा डोब, ये जो है ये कुरु किंगडम का एक पार्ट हुआ करती थी, मेंशन है उधर पे, और वो सजेस्ट करते हैं कि इट हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ कुरु मेंशन इन द टेक्स्ट. हो सकता है कि ये दोनों जो जगहें हैं ये सेम रही हों. साथ ही साथ ये जो बीबी लाल थे इन्होंने एविडेंस फाइंड किए 5 ऑक्यूपेशनल लेवल के, ऑफ विच द सेकेंड एंड थर्ड आर द इंटरेस्ट टू अस. दैट इज वॉट लाल नोटेड अबाउट द हाउसेज इन द रिकॉर्ड ऑफ द सेकेंड phase, 20th century, 27th century BCE. Within the limited area excavated, no definite plans of the houses were obtained, but walls of the mud and mud bricks were duly encountered. कोई एक पर्टिकुलर तरह का चीज़ तो नहीं मिला उनको, कोई डेफिनेट हाउसेस नहीं मिले, बट उन्हें क्या मिली? वॉल्स ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स उनको मिली, जो कि एक इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा था कि दे कुड हैव बीन द पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं. द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विथ prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over the mud. For the third phase, he noted house of this period were built of the mud bricks as well as burnt bricks. अगर आप देखेंगे तो उन्होंने देखा कि जो हाउसेस थे दे वर बिल्ड ऑफ द आइदर दे वर बिल्ड ऑफ द मड ब्रिक
या फिर बर्न्ड ब्रिक, इन दोनों में से किसी भी एक ब्रिक का यूज करते थे उन हाउसेस को बनाने के लिए. Soakage jars, bricks, drains were used for draining out the refuse water, while terracotta ring wells may have been used both as a well and drainage pits. ठीक है, उन्होंने जार्स और उन्होंने ड्रेन्स देखे जो कि वाटर को निकालने के लिए में भी यूज किया गया हो. टेराकोटा रिंग मिली उन्हें जिधर पे वो ऐसा बोलते थे कि हो सकता है कि वो यूज की गई हो वेल्स के लिए भी या फिर ड्रेनेज के लिए भी, तो दोनों में से कुछ भी एक यूज हो सकता है कि उसका रहा होगा. Now, was the description of the city in the epic added after the main narrative has been composed? When, after the 6th century BCE, urban center flourished in the region? Now, there are certain questions which arises in everyone's mind. So, some of these are: or was it the flight of the poetic fancy, which cannot always be verified by comparison with other kinds of evidence? Like whether they have been written by the people itself, or they were just some epic stories which were going on around the city. तो क्या रहा होगा mostly? Consider another instance. जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एपिसोड है महाभारत में इस द्रौपदी मैरिज विद द पांडवास, एन इंस्टेंस ऑफ पॉलीएंड्री दैट इज सेंट्रल टू नरेटिव. लाइक एक ही लड़की और उसके 5 हस्बैंड और 5 के 5 भाई, तो इस तरह का एक पिक्चर डिपिक्ट किया गया है उसमें. If we examine the section of the epic that describe this event, it is evident that the author attempted to explain it in the variety of ways. ठीक है, उन्होंने अलग अलग वेज में उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करी होगी और उसका मीनिंग निकालने की कुछ ना कुछ कोशिश करी होगी. Present day historians suggest that the fact that the author describes a polyandrous union indicates that polyandry means may have been prevalent among ruling elites at some point of time. तो यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है उस टाइम पीरियड पे पॉलीएंड्री वाज अ नॉर्मल थिंग. लोग जो रूलिंग एलाइट्स क्लास होती है, किंग क्लास हो गई, तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं. हो सकता है ऐसा हुआ करता होगा या ऐसा रहा करता होगा बिटवीन द पीपल एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. At the same time, the fact that so many different explanations are offered for the episode suggests that polyandry gradually fell into disfavor among the Brahmins, who reworked and developed the text for through the centuries. Some historians note that while the practice of polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the Brahminical point of view, it was prevalent in Himalayan region. उन्होंने बोला कि अगर ब्राह्मण के point of view देखो या ब्राह्मण text देखोगे, तो that was not at all allowed. That was not at all the thing जो वो उसको आगे रखते थे. बट स्टिल वो प्रिवलेंट रहा हिमालयन रीजन में. ऐसा हिस्टोरियंस उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं या वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हुआ करता होगा. अदर सजेस्ट कि शॉर्टेज हो गई होगी विमेन की बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर. इतने वॉर होते थे तो हो सकता था कि जो फीमेल का रेशियो है उस टाइम पीरियड पे वो बहुत कम रहा हो, तो इस वजह से जो पॉलीएंड्री है वो प्रैक्टिस में आया हो. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन. In other words, it was attributed to the situation of crisis. Some early sources suggest that polyandry was not only or even the most prevalent form of marriage. When ठीक है, ये एक earlier form of marriage में आपको नहीं देखने को मिलेगा. When then did the authors chose to associate this practice with the central character of Mahabharata? तो ऐसा क्या हुआ कि जो ऑथर है उन्होंने इसको एज अ सेंट्रल प्रैक्टिस ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, ताकि वो महाभारत में उसको शोकेस करें. We need to remember that creative literature often has its own narratives and requirements and does not always literally reflect social realities. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो social literature हुआ करती थी उनमें उसके खुद के कुछ narratives होते हैं, उनके खुद के कुछ requirements होते हैं. वो in general कोई एक social reality को predict नहीं करती है, बताती नहीं है, दर्शाती नहीं है. वो सिर्फ एक imaginary story जो है वो चलती आती है, वो चले ही चलती है. तो इस तरह से चीज़ें रहा करती होंगी. So our last topic is a dynamic text. The growth of Mahabharata, it did not stop with Sanskrit version. Sanskrit version में वो stop नहीं हुई. Over the centuries, version of the epic were written in variety of languages through an ongoing process of dialogues between people, communities and those who wrote the text. संस्कृत में थी बट लोगों ने उसको अपने अपने लैंग्वेजेस में कन्वर्ट की. इंग्लिश में मिलेगी आपको, हिंदी में मिलेगी, दूसरे लैंग्वेजेस में देखने मिलेगी. और उसमें जो डायलॉग्स हैं उनको लिखा गया, उनको समझाया गया कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग वो वहाँ से डिपिक्ट करना चाह रहे थे, वहाँ से वो क्या मीनिंग निकालना चाह रहे थे. Several stories that originated in specific region or circulated among certain people found their way into the epic.
एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वॉज ऑफन रीटोल्ड इन डिफरेंट वेज। ये जो स्टोरी है एपिक की, ये अलग अलग तरह से बोली गई है, अलग अलग वे में। एंड एपिसोड वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। They also provided theme for a wide range of performing art, play, dance, often other kinds of narrations. ठीक है, अगर अपन इन एपिसोड्स की बात करें तो दे यूज टू डिपिक्ट द डिफरेंट स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है, अलग अलग स्कल्पचर्स पेंटिंग्स के थ्रू भी इसको डिपिक्ट करने की कोशिश गए हैं इन एपिसोड्स को। मोस्टली लोग अपने प्लेज में, अपने डांस में, अपने किसी भी आर्ट फॉर्म में वो उसको यूज़ करते हैं। सो थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेके तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।